आप यकीन नहीं करेंगे, मालिक भी इतना डांटते थे ना कि दिन में एक बार रोना पड़ता था। एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं होता, वो एक दर्द हमेशा रहता है। 300 करोड़ मेरा लास्ट ईयर तक का फिगर था, इस वक्त मैं 350-400 करोड़ के आसपास। इस पूरी जर्नी में मैं एक दिन भी थका नहीं हूँ, रुका नहीं और झुका नहीं। मैं जब पैदा हुआ, मेरे फादर जो है वो 55 ईयर्स के थे। ये तो दादाजी वाली एज हाँ, दादाजी। मेहमान आने वाला घर, दाइयों वाली स्टोरी होगी। यस। छोटा मेहमान। आगे दुकान थी, पीछे ही एक पतरे का सेट था जहाँ पे मैं 10 बाई 10 के रूम में वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं टॉयलेट, वॉशरूम, सब कुछ वहीं पे। तो इलॉन मस्क वाला काम हो I don't know. गया। जहाँ काम करेंगे वही सोएंगे, वही जिएंगे, वही खाएंगे। जो वर्क विद रोमांस करता है, अगर उसका बॉस उसको वैल्यू ना भी करे तो खुद बॉस बन जाता है, क्योंकि उसके पास वर्क है। मेरी बचपन में एक शादी हुई थी, जब मैं 5वीं क्लास में था। वो शादी में जब 10th तक आया, तब भगवान को ये रिश्ता शायद मंजूर नहीं था, या वो बच्ची जो है 10th पास होने के बाद एक्सपायर हो गई। कैमरा पे बोल रहे हो कि आपने 1 रुपए की भी टैक्स चोरी नहीं करी। बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट में कुछ था ही नहीं ना। पर मर्सिडीज में बैठ के जब साइकिल का सफर याद आता तो कैसा लगता है? मुझे उतनी कोई खुशी नहीं मिलती है। दोस्तों, हर एंटरप्रेन्योर ने इतना स्ट्रगल किया होता है, इतनी मेहनत की होती है, इतने फेलियर्स देखे होते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ही किसी की भी लाइफ बदल सकता है। इन पॉडकास्ट के पीछे भी मेरा यही विजन है कि भारत की स्टोरीज सबके सामने आए, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि किसी ऑर्डिनरी इंसान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करी हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हम भी कर सकते हैं। आप इमेजिन करो, एक 17 साल का लड़का गांव से भाग जाता है, एंटीना और टीवी रिपेयर करता है, साइकिल पे रोज 40-50 किलोमीटर चलता है, सैलरी नहीं भी मिलेगी चलेगा, बस कोई खाने को दे दे और रहने को जगह दे दे। और आज वही बंदा 300 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुका है, बिना किसी IIT IIM की बैकग्राउंड के, बिना किसी फंडिंग के। मैं बात कर रहा हूं रमेश चौधरी जी की, जो सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स के फाउंडर हैं। 300 एम्प्लॉइज, 15 स्टोर्स, और सबसे बड़ी बात, लाइफ में 1 रुपए की भी टैक्स चोरी नहीं करी। इस पॉडकास्ट में आप जानोगे कि कैसे एक हेल्पर बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स का किंग, कैसे 2008 के रिसेशन में या कोविड के टाइम पे जब सबका बिजनेस डूब रहा था, इन्होंने तेजी से ग्रो किया। जिस मार्केट में बड़े बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेयर्स बैठे हैं, उस मार्केट में ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। क्यों वो कहते हैं कि मैं जो भी हूँ वो योगा और मेडिटेशन की वजह से हूँ। विकल्प रहित संकल्प, इसका रियल मीनिंग क्या है? तो चलिए मिलते हैं भारत के सबसे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स में से एक, रमेश चौधरी जी से। आप ये देखो कि एक 17-18 साल का लड़का रोज 40-50 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, 1500 रुपये महीने की नौकरी, वहाँ से शुरू करके आज 300 करोड़ का बिजनेस एम्पायर, 300 लोग, 15 स्टोर्स, बिना किसी IIT IIM की बैकग्राउंड के, बिना किसी फंडिंग के। ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, और इस इंटेंशन के साथ के लोगों का फ़ायदा करना है, एक मेहनत और साथ में योग का रोल। तो कितना कुछ आज मिलने वाला है ऑडियंस को, मुझे। पर जब आप पीछे देखते हो, 17 साल के लड़के को देखते हो, तो क्या फीलिंग होती है? सच बात बताए तो एक्चुअली हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि एक टाइम के बाद हम एक ब्रांड के रूप में खड़े रहेंगे। बट इतना ज़रूर था कि जब भी मैं काम कर रहा था, एक्चुअली 1500 रुपये की तो जर्नी मुझे सेकेंड ईयर में आई। पहले साल तो मैं जिस शॉप में मैं काम करता था, वहाँ मैं फ्री में काम कर रहा था। अच्छा। एंड फ्री में काम करते हुए भी वो पैशन से मैं काम कर रहा था कि एवरी डे करीबन 40-50 किलोमीटर की रोज़ रनिंग साइकिल से करके मैं हेल्पर की तरह कहीं एंटीना फिट करने जाता था, कहीं टीवी रिपेयरिंग करने के लिए जाता था। और ये करते करते जब वो टाइम निकला, मुझे पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे निकल गया, क्योंकि नो सैलरी, कोई उम्मीद नहीं है। हम 2 टाइम के खाने के लिए काम कर रहे थे एक्चुअली, क्योंकि घर से भी हम लोग थोड़ा सा, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बड़ा घर वाले मेरे से बहुत परेशान रहते थे कि ये कहीं काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई हमको कभी आई नहीं, तो काम करने के अलावा तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैं जब घर से भाग गया, ये करीबन 98 के जैन के आसपास की बात रहेगी। उसके बाद जब मैं पूना पहुंचा, और पूना पहुंचने के बाद हमको कोई ना कोई एक सहारा दे दे कि कहाँ मैं रुक जाऊँ, जहाँ मुझे छत मिल जाए या 2 टाइम का खाना मिल जाए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। ये थॉट प्रोसेस से मैंने अपनी शुरुआत की, और 1 साल मैंने इसी रिदम में निकाला, ताकि मैं मेरे जहाँ भी मैं काम करता उनका दिल जीत पाऊँ। कभी ना कभी मुझे वो अच्छे तरह से मेंटोर करे और मुझे आगे बढ़ाए। बट वो भी मुझे होप्स नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2 साल तो हमारे ऐसे होते हैं शुरुआत के, जिसमें सैलरी अपेक्षा ही नहीं की जाती है,
कैसे तैसे करे अपना गुजारा करे, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैं तो एंजॉय कर रहा था एक्चुअली। मुझे 50 किलोमीटर साइकिल चलाने का ऐसा, मुझे कभी, हमने कभी 5 किलोमीटर ज़्यादा साइकिल चलाई नहीं, लेकिन वहाँ जाके ऑलमोस्ट पूना का हाफ राउंड जो है मैं साइकिल पे घुमा लेता था। तो वो थॉट प्रोसेस क्लियर थी, और ऐसा कोई विज़न था नहीं। भाई हम तो एक आम किसान के घर से आते हैं, तो हमारे पास क्या उम्मीद होती है? हमारे पास तो यही है भैया, कैसे भी करके घर वालों को एक बार बता दे कि भैया हम काम कर लेंगे। तो बेसिकली सैलरी नहीं थी, रोटी मिल जाए, खाना हो जाए, ये गोल था उस टाइम पे। यस यस। और इस चक्कर में 40-50 किलोमीटर साइकिल चलता था, कहीं एंटीना रिपेयर होता था और कहीं कुछ और होता था। तो मैं समझूंगा इस चीज़ को कि स्टेप बाय स्टेप समझूंगा कि वहाँ से कैसे शुरू करके बिजनेस के सीड्स आए और हम यहाँ तक पहुँचे। एक बार पीछे जाते हैं, बचपन पे आते हैं। बचपन कैसा था? मैं जब पैदा हुआ तो मेरे फादर जो है वो 55 ईयर्स के थे। आपके पापा 55 के थे? 55 ईयर्स के थे। ये तो दादाजी वाली एज हाँ, होती है। दादाजी वाली एज हो जाती है। और मेरी मदर जो है वो 45 प्लस थी। हाँ। मेरी सिस्टर को 2 बेटियां बड़ी थी, मेरे से भी 2 बेटियां मेरी सिस्टर की बड़ी थी। आपके पैदा होने से पहले आपकी भांजियाँ? 2 भांजियां मेरे से बड़ी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस था। और मेरी मदर को जब मैं पैदा हुआ तो उसे एक्चुअली मुझे एक्सेप्ट करने में भी बड़ी शर्म आ रही थी कि अब ये पैदा तो हो गया, लेकिन ये मेरी इज्जत, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। तो मेरी मदर को काफ़ी बुरा लगा। इवन उसने बचपन में बोलती है मेरे को, जब अभी आजकल वो कहानियाँ सुनाती है, क्योंकि मेरी मदर अभी 90 प्लस है, तो वो जब मेरे को कहानियाँ सुनाती है तो बेटा बोले तुझे दूध भी नहीं पिलाया मेरे टाइम, और तेरी नानी ने तुझे कोशिश करके सर्वाइवल दिया और 1 साल तक उसने संभाला तेरे को। तो मैं आज प्राउड करता हूँ कि जिस मदर को मेरे ऊपर एक टाइम में गिल्ट फैक्टर होता था कि मैं उनके इस उम्र में उनके पैदा हो गया, आज वो प्राउड करती है उस मोमेंट को कि यार मेरा बेटा एटलीस्ट एक अच्छी ज़िंदगी लोगों को दे पा रहा है, या वो खुद भी हमारे के लिए, हम किसानी से आके बिजनेस की एक फैमिली और बिजनेस एक हब चला रहा है। तो आज बहुत प्राउड बधाइयों वाली स्टोरी हो गई। यस यस। पूरी बधाइयों वाली पिक्चर जो है, मैंने एक बार पिक्चर ऐसी देखते देखते की, तो मैं अपनी स्टोरी से ही उसको रिलेट करा था एक्चुअली कि यार भाई इससे तो बेटर मेरी स्टोरी है, मुझे बधाइयों में तो ऐसी है। तो उसके बाद बचपन में पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं था, जहाँ तक मैं समझा? पढ़ाई में मुझे 5वीं तक का तो फिर भी मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट आता था, पर 6ठी क्लास में आने के बाद थोड़ा सा हायर सेकेंडरी स्कूल में चले गए, जैसे सब्जेक्ट बंटने शुरू हुए, हाँ, ध्यान हटना शुरू हुआ। तो ध्यान हटना चालू हुआ। बचपन में हिमेश भाई आपको बता दूं कि किसानी में जब आप खेतों में रहते हैं ना, तो कोई बीड़ी पी के टुकड़े डाल रहे हैं, कोई सिगरेट पी के टुकड़े डाल रहे हैं, तो हम देखते थे यार ये पी रहे तो हम भी पी ले रहे। मैं तब आई थिंक 2-3 साल का था, तब मैंने बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट किया, और 14 साल की एज तक तो मैं एडिक्टेड था। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, ये सब कर चुका था। 14 साल की एज 14 तक साल आप की एज तक एडिक्शन में आ चुके थे। यस। और उसके बाद मेरे फादर ने मुझे रियली इतना डिस्परेट होके बोला कि अब इसको है ना कहीं ऐसी जगह पे डालो जिससे कि एटलीस्ट या तो सुधर जाए या पूरा बिगड़ जाए। तो मुझे 9th क्लास में एक हॉस्टल में डाला, और उस हॉस्टल में डालने के बाद में मैं, वैसे हम लोग हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, लेकिन वो संस्था थी, वो जैन संस्था थी। तो उस संस्था में जाके जो ट्रांसफॉर्म मेरा हुआ, और ट्रांसफॉर्म ये था कि मैं वहाँ जाके आध्यात्मिक बुक्स पढ़ने लग गया, चाहे समय हो गई या उस तरीके के बुक्स पढ़ने लग गया। तो वहाँ बुरा ना करना, बुरा ना कराना, बुरा ना करने वाले को भला जानना, ये तीनों सिमिलर लेवल के गुना थे। और एक्चुअली मैंने ये सारा बचपन गुजारने के बाद, इतने नशे करने के बाद, मैं 9th क्लास में सारे नशे छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद आज तक मैंने उसको टच नहीं किया। यही कारण रहा कि अध्यात्म का बड़ा रोल मेरे लाइफ में रहा है। चाहे मैं आज भी जिस आइडियोलॉजी पे काम रह रहा हूँ, वो आइडियोलॉजी को मैंने कभी बदला नहीं है। तो जो भी एक बार सोच लेता हूँ उसको मैं ठान के कर लेता हूँ। और मैं युवाओं को भी यही बोलूँगा, क्योंकि नशा कोई ऐसा नहीं है, अगर अच्छा होता तो मैं कंटिन्यू करता। 2 चीज़ें मुझे समझ आई आपके हॉस्टल वाली जर्नी के आसपास के। 2 चीज़ें वो ये है कि एक, आपकी कमिटमेंट, अगर आपने ठान लिया तो फिर आप उस पर रहते हो, राइट। ये एक स्ट्रेंथ है आपकी, जिसको आपने पहचाना, समझा, और कमिटमेंट्स को और ज़्यादा आपने करा था, क्योंकि आपको पता है आपने कमिट कर दिया तो आप पूरी करोगे, राइट। आपकी ये स्ट्रेंथ है। दूसरी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट निकलती है, एनवायरनमेंट। जब तक आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग थे जो नशे आपके साथ, आपको नशों की तरफ लेके जा रहे थे, तब नशे आपकी लाइफ में थे। बट जब एनवायरनमेंट बदला, आप हॉस्टल में गए, तो आपने उस नए एनवायरनमेंट पे आप एज अ ह्यूमन बदल गए। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान के आसपास एनवायरनमेंट कैसा? 100%। आज की तारीख में एनवायरनमेंट जो अपने आजू बाजू में, या हम किसको आइडियल मानते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके लिए बैठते हैं,
क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपने आजू बाजू में हो वो अपने से बेटर होने चाहिए, अपने से एक कदम आगे होने चाहिए, एक कदम ऊपर होने चाहिए। हम ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में अगर रहेंगे तो हमारा भी नेचर धीरे धीरे उसकी तरफ बदलता है। तो मैं तो आज के बच्चों को यही बोलूँगा कि माँ बाप या कोई भी अपने से बड़ा है, कुछ भी काम बोले उसको फटाक से करिए, ताकि आपकी काम करने की आदत बननी चाहिए। जिस बंदे की काम करने की आदत होगी ना, वही आदमी सक्सेस होगा। सक्सेस कोई गारंटी थोड़ी ना होती भाई साहब। आपको सक्सेस कभी 5 साल में मिले, 10 साल में मिले, 20 साल में मिले, 50 साल में मिले, और पता नहीं पूरी जिंदगी में सक्सेस ना मिले तो क्या काम नहीं करोगे? काम करना ही अपनी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि काम करते रहोगे ना तो सक्सेस उसका बायो प्रोडक्ट है। सक्सेस किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। लोग आजकल क्या सक्सेस को बड़ी गारंटी पकड़ के लगे रहते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है और मुझे सक्सेस मिल जाए, मैं ये काम करूँगा तो मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे ये रिजल्ट मिलना ही चाहिए। अरे रिजल्ट कोई गारंटी थोड़ी होती है। आप किस पैशन से उसको काम कर रहे हो, आप किस एनर्जी से उसमें अंदर आपकी अपनी एनर्जी लगा रहे हो, कितनी ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हो, कितनी ऑनरशिप लेके काम कर रहे हो, तभी जाके आपके रिजल्ट आएंगे। और मुझे तो लगता है काम करने की आदत हमेशा होनी चाहिए, बाकी सारा बायो प्रोडक्ट है। मनी ऑलवेज इज बायो प्रोडक्ट। अगर आपकी आदत नहीं रहेगी ना तो आप बहुत आगे काम नहीं कर पाओगे, और अगर आप काम नहीं कर पाओगे ना तो आप किसी के लिए उदाहरण नहीं बन पाओगे। बहुत बड़ी फिलॉसफी आपने शेयर करी है ये वाली, और मंत्र है ये अपने आप में कि गोल है काम करते रहना जी। सक्सेस उस रास्ते में मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, वो बाय प्रोडक्ट है। अगर काम करने की आदत ही नहीं है और एक रीज़न है इतना पैसा कमाना है इसलिए, तो 2-4 दिन बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, और यही आज का एक रियलिटी है। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत होता है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए वीडियोस बनाते हुए, वीडियो वायरल नहीं गई क्योंकि पर्पस वायरलिटी था। बट जो आपने बोला कि तुम वीडियोस बनाते रहो, मेहनत करने की आदत रखो, काम करने की आदत रखो, आज नहीं तो कल वो बाय प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ। मैं तो खैर काफ़ी यूथ के साथ रहता हूँ, मैं हमेशा बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, और मेरी तो ये पैशन है, क्योंकि मेरे लिए सक्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सक्सेस ऑलवेज बायो प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने लास्ट जो कल्चर मैंने जिया है ना, हिमेश भाई, ये बड़ा माइंड ब्लोइंग होगा, आप लोगों तक पहुंचाओ इसको। क्योंकि आज की यूथ जो है ना, बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाती है, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती है। इसका कारण एक ही है कि उनकी अपेक्षा इतनी बड़ी होती है, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखो, रील्स देखते देखते लोगों को लगता है ये अगर ये कर सकता है तो इससे ज़्यादा कैलिबर मेरे अंदर है, मैं भी कर पाऊंगा। अरे भाई, तेरे पास प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा? कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर काम करोगे और मेहनत करोगे, और जर्नी कोई शॉर्ट टर्म नहीं होती है। लास्ट 28 ईयर्स से मैं करियर जर्नी जी रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज मैं हिमेश भाई के साथ में या इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पे आके मैं बात करूँगा, और ये सोचना मेरे लिए गुनाह था, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं है, ना यहाँ तक सोच सकते हैं। एक नॉर्मल किसान से घर से आके अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो इसके पीछे पैशन है, और पैशनेट होकर मैंने काम किया है, अपना काम अपनी कमिटमेंट से किया है, और कभी भी काम में 1% भी अपनी एनर्जी बचा के नहीं रखी है। जब मेरे पास ताकत है, मैंने पूरी ताकत से वो काम को डेवोटेडली उसको करने की कोशिश की है। इसीलिए आज इंस्पायर होना एक अलग बात है, इंस्पायर होने के बाद में उसको सस्टेन करना एक अलग बात है। बिल्कुल। आपको हमेशा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। और मैं जैसा आपने बोला कि काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तो एक मंत्र को जीता हूँ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड निरंतर पुरुषार्थ। विकल्प रहित संकल्प का अर्थ ही ये होता है, आजकल देखिए सारे लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी बदलते रहते हैं। मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी आइडियोलॉजी बदली ही नहीं। मैं सिंगल आइडियोलॉजी पे लास्ट 25 ईयर से चल रहा हूँ। हॉस्टल लाइफ चल रही थी, हॉस्टल में ट्रांसफॉर्मेशन आई, उसके बाद बिजनेस की तरफ हम कब आए या जॉब की तरफ कब आए, तो ट्रांजिशन क्या है, हॉस्टल के बाद क्या हुआ? तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम सीख लूँ। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए जयपुर आया। जयपुर में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हुआ करता, जीटी इंजीनियरिंग कॉलेज करके, अच्छा, जहाँ पे मैंने 6 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स किया। तो वहाँ पे मैंने टीवी रिपेयर करना, रेडियो रिपेयर करना, सोल्डरिंग करना, कैसे प्रोडक्ट को पैक करना, खोलना, ये सारा मैंने काम सीखा। काम सीखने के बाद मैं वापस गाँव गया। ये करीबन 6 महीने 8 महीने का पीरियड रहेगा। और मैं गाँव जाने के बाद जब रिपेयरिंग का काम चालू किया, तो मैंने मेरे पापा को पूछा कि पापा, मुझे अब रिपेयरिंग की दुकान डालनी है, आप मुझे, आपके पास दुकान भी है, आप मुझे क्या हेल्प करोगे? तो मेरे पापा ने एकदम क्लियर बोला, वो तेरा काम नहीं है, और गांव में तू कभी कुछ कर नहीं पाएगा। तो हमेशा एक टॉर्चर मैं झेलता था कि तुम निकम्मे हो, कहीं काम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा,
और ये दिन में 50 बार रिग्रेट किया जाता था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हम जो तरीके से तुम्हारा बिहेवियर है वो बिहेवियर से तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो ये सुनते सुनते हिमेश भाई मैंने घर से है ना एक दिन अचानक से घर छोड़ दिया और मैं सीधा जैसे तैसे करके पूना पहुंच गया। मेरे पास तो इवन घर से जब निकला था तो बिना बोले ही बिना सोच समझ के मैं निकल गया। तो पूना ही क्यों? अब वहाँ पे क्या है ना कि पुणे में जनरली हमारे बहुत सारे लोग रहते भी है और मैंने देखा कि हम कहाँ जाए, तो उसके पीछे की जर्नी में बता देता हूँ पूना ही क्यों। मेरी बचपन में एक शादी हुई थी। बचपन में एक शादी हुई थी? हाँ, अच्छा। बचपन में मेरी शादी हो गई थी। जब मैं 5वीं क्लास में था तब मेरी शादी हो गई। और शादी एक परिवार में 4 बेटियों की शादी हो रही थी। उसमें एक बच्ची का सगाई हुई नहीं थी, तो उसमें एक ही महीने में उनकी सगाई करना, उसके साथ में मेरी ब्याह एंगेजमेंट करना और ब्याह भी कर लेना। आप 5th में थे, मतलब कितने साल के थे? 10 साल का था मैं। 10 साल की एज में आपकी शादी हो गई? 10 साल की एज में मेरी शादी हो गई। वो शादी करीबन 5 साल मुझे वो शादी में जब 10th तक आया तब भगवान को ये रिश्ता शायद मंजूर नहीं था या जो भी उसके पीछे राज रहेंगे। वो बच्ची जो है 10th पास होने के बाद एक्सपायर हो गई। अच्छा। ये ट्रेजेडी भी थी, लेकिन मैंने ये भी देखा उसके पीछे कि जो लोग छोटा मोटा भी बिजनेस करते हैं वो गांवों के बच्चों को लड़की देना नहीं चाहते। शादी उनकी मर्जी से हो गई, लेकिन ये बीच का जो पीरियड था उस पीरियड में वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते थे कि मेरी बेटी यहाँ पे भैंस कैसे चराएंगी, गोबर कैसे धोएंगी, खेत में कैसे काम करेंगी, ये एनवायरनमेंट में कैसे रहेंगी। ये खटपट हमेशा चलती रही और ये कारण था कि ये खटपट के बीच में ये रिश्ता शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था, तो लड़की शादी के बाद एक्सपायर हो गई। वो बच्ची भी पूना से ही थी। उस बीच में जब 10th के बाद वो भी नहीं रही और मेरा 10th होने के बाद मैं 11th में आ गया और दूसरे हमारे एक पूना के ही एक बिजनेसमैन जो मेरे फादर इन लॉ थे वो राजस्थान आए, मुझे गांव आए हुए थे और गांव आके मेरे फादर को बोलते हैं कि आप इनके लिए लड़की मत देखना, ये करीबन 6 महीने या साल भर के बाद की बात रहेगी। बट वो हाँ भी ना बोले और ना भी ना बोले। बट मैंने इमेजिन किया कि मुझे एक पढ़ी लिखी से शादी करनी है, क्योंकि गांव के एनवायरनमेंट में रह के तो मैं और भी चीज़ें वही का वहीं रहूँगा। तो मेरे माइंड्स तो बन गया था कि मुझे किसी न किसी पढ़ी लिखी लड़की शादी करनी है, खुद को प्रूव करना है। तो मैं इस इमेजिन करके मैं वहाँ से घर से भाग गया और मुझे पूना में रह के जहाँ मैं काम कर रहा था, तो वैसे मेरे फादर इन लॉ तो नहीं थे क्योंकि एंगेजमेंट तो हुई नहीं थी। बट जो मेरे को देखने के लिए मेरे पापा से बात कर रहे थे या जो रिश्ते की बात चल रही थी, वो मेरे आगे 5 किलोमीटर पीछे 5 किलोमीटर जहाँ मैं काम करता था उसके आगे पीछे हर दुकान में जाके पूछते थे कि लड़का क्या करता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ये तब की बात है जब आप पुणे जब मैं पुणे जा चुका था। तो ये पूरा R&D उनकी चलती रही, क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम आते हैं तो वो जरा एक रूड फैमिली, मुझे एक फ्रीडम फाइटर वाली फैमिली, तो लोग हमेशा थोड़ा डर तो रहता ही था कि यार ये तो खाते पीते घर के हैं, थोड़ा सा तो इनका रहन सहन, इनका खान पीन बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा। तो मैंने ये देखा कि मैं अपने आप को तो ऑलरेडी मैं हॉस्टल में जाके बदल चुका था। ये बदलने के बाद वो मुझे कितनी भी R&D कर लेते तब भी मेरे में कोई चेंजेस आने वाले नहीं थे। कर क्या रहे थे आप पुणे में एग्जैक्टली? पुणे में मैं एक छोटी सी दुकान थी, आई थिंक 150 स्क्वायर फीट के आसपास की रहेगी। प्रेम इलेक्ट्रिकल नाम की एक दुकान में मैं पुणे में जब 98 में गया तो वो दुकान मैंने जॉब किया। जो आप कह रहे थे रिपेयर वगैरह की जॉब? जो रिपेयरिंग का और 50 किलोमीटर जो कभी साइकिल पे फैन लेके आना, बेचना, एंटीना लाना, लेके आना, मार्केट जाके साइकिल पे पूरा पोता भर भर के मटेरियल लाके उस दुकान में लाके बेचना। वो तो मैं हमेशा प्रेम इलेक्ट्रिकल पे आप काम कर रहे थे और उनके काम के रिलेटेड जहाँ जाना है, कुछ पहुंचाना है, कहीं रिपेयर करने जाना है, कहीं कुछ करने जाना है, तो वो आपका डेली लाइफ था। 1 साल का डेली रूटीन मेरा था, जो डेली 50 किलोमीटर साइकिल वाला और रोज आके वहीं पे सोना, वहीं पे उठना, वहीं पे रहना, सब कुछ वहीं पे होता था। तो ये सारा चीज़ रूटीन मेरा वहाँ पे रहा। और ये सब हो रहा था 2 वक्त की रोटी के लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए, उससे ज़्यादा कुछ सही नहीं। और मैं इस एनवायरनमेंट में, आप यकीन नहीं करेंगे, मालिक भी इतना डांटते थे ना कि दिन में 1 बार रोना पड़ता था। इतना काम करने के बाद भी आपको रोज डांट खानी है। क्यों डांटते थे? क्योंकि आप हमेशा देखिए, जो ट्रेडिशनल दुकानें होती है, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं होता है। वो एक दर्द हमेशा रहता है, और वो जो दर्द मैं झेल रहा था ना, एक दिन मैं भी वहाँ से फ्रस्ट्रेट हो गया।
मैं फ्रस्ट्रेट होकर वापस अपने गांव के लिए निकला। और जब गांव के लिए निकला तो मेरे पास भाड़े के पैसे भी नहीं थे। मैंने अपने मालिक को बोला कि सर मुझे गांव जाना है, मुझे भाड़े के पैसे चाहिए। तो वो बोला कि क्या है, मैं तेरे को क्यों दूँ तेरे को भाड़े के पैसे, तूने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि तेरे को वापस जाने के मैं पैसे दूँ। तो मेरे पास भाड़े के पैसे नहीं थे। मैं जैसे तैसे करके, हमारे एक दामाद रहते थे, उनके पास गया और उनको भी मैंने डांटा कि भाई अब मुझे वापस यहाँ पे रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं एक सिटी को देखता था एक अलग नज़रिए से कि यार लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे, बहुत काम देंगे, बहुत प्रॉपर रखेंगे। ये सारा मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो मैं वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर उनको बोला कि मुझे गांव जाना है और गांव के लिए मुझे भाड़ा प्रोवाइड करिए या मेरे को गाड़ी में बिठा के दीजिए। तो मैं बहुत ही रूड था उस टाइम में, और 2 दिन मैं बिना खाए पिए उनके पास रहा। उन्होंने मुझे समझाया भी कि आप वापस गाँव जाओगे तो गाँव से ही भाग के और वापस जाओगे तो आपकी इज्जत कभी नहीं बन पाएगी, फिर आप हमेशा एक रिग्रेशन में जियोगे कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे 2 दिन तक वहाँ पे काउंसिल किया, और काउंसिल करने के बाद उन्होंने मेरे को फाइनली, मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपकी बात रखने के लिए मैं वापस कोई ना कोई जॉब करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो एग्जैक्टली उनके सामने एक दुकान थी पवन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की, और उस दुकान में मेरे को 1500 रुपए की जॉब से 99 में स्टार्ट किया। प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स से आप आ गए पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब आपको 1500 रुपए महीने की 1500 महीने की जॉब मिली। और उस टाइम में मैं पूरा पैशनेट होकर काम कर रहा था। तो जब मेरा हिसाब हुआ तो 1500 के बदले 1800 रुपए से मेरा हिसाब हुआ। वो 1800 रुपए से मैंने अपनी जर्नी चालू की। पैशनेट होके काम कर रहा था से मतलब क्या है, क्या था वहाँ पे? महीने की 2-4 टी बिकती थी। और वहाँ दुकान में आप देखोगे तो कहीं जाले लगे हुए हैं, कहीं क्लीनिंग नहीं, हाइजीन नहीं, कुछ नहीं। और मैं उस दुकान में अकेला बंदा था जिसने पूरा दुकान डेली क्लीन करना, पूरा मटेरियल बाहर लेना, पूरा अंदर लेना। और वहाँ पे 2-3 टीवी लगे रहते थे। मैं उस टीवी को रोज़ निकालता, रोज़ क्लीन करता था। और जब भी आप देखो ना, आप प्रोडक्ट को अगर बार बार हिलाओगे तो उसका मूवमेंट आपको दिखेगा। और वो एनर्जी आप देखिए, 2 साल में जिस टीवी की सेल महीने की 2-4 हुआ करती थी, जब मैंने वहाँ पे 2 साल तक काम किया, उसका सेल जो है 150 से 200 के आसपास की थी। और मुझे इस बात का प्राउड, और टीवी पर मंथ से जी 150-200 टीवी पर मंथ महीने की बिकती थी। एक 1500 रुपए लेने वाले एम्प्लॉय ने इतना पैशन दिखाया। क्योंकि पैसा उसका बायो प्रोडक्ट था। क्योंकि मुझे एक दिमाग में आ गया था कि अब मैं वापस तो जा नहीं सकता हूँ, कुछ भी करके मुझे काम करना है और घर वालों को प्रूव करना है। और घर वालों को प्रूव करने के चक्कर में मैंने इतनी मेहनत की, और वो मेहनत ही मेरी पैशन बन गई। वही मेरी एनर्जी जो है कंटिन्यू रही, और 150-200 प्रोडक्ट मेरे महीने के बिकने लग गए। मेरा बॉस की मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, बट फिर भी मैंने जो बताया, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम थे ना, वहाँ पे उतनी हैप्पीनेस नहीं रहती है। एक ट्रेडिशनल दुकान में काम करने से एम्प्लॉय की उतनी कदर नहीं होती है, उतना उनका हाइजीन, उनका टेक केयर उतनी तरीके से नहीं होता है। हम तो वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं सब कुछ करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे यहाँ से मैं बहुत कुछ दुनिया बदल नहीं सकता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं इन जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को मैं कैसे बदल सकता हूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे अपनी शुरुआत करनी थी। तो 2001 में मैंने अपनी छोटी सी दुकान 200 स्क्वायर फीट के आसपास की सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी। और मैंने उस दुकान में भी वो नींव भी कैसे रखी, क्योंकि मैं जिसकी तलाश में मैं पुणे आया था कि मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूं, और मेरे फादर इन लॉ चाहते थे कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊं फिर मैं लड़की दूं। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे 2-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दी बिफोर मैरिज। ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज की शादियां तो टिकना ही बड़ा मुश्किल है, पर मैं तो वो कमिटमेंट से जी रहा था कि मेरे फादर इन लॉ चाहते थे कि मैं उनको ब्याज के साथ में पूरा पैसा लौटाऊं। अच्छा, एक तरह का लोन आपको ऊपर एक तरीके का मैंने लोन लिया 4-5 लाख रुपए के आसपास का, और मैंने 1 साल में ब्याज के साथ उनको रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद मेरी शादी हुई। ये मुझे प्राउड फैक्टर था, मैंने शादी भी अपने पैसे से की है। ये मेरे प्राउडनेस थी। तो मेरी फैमिली मुझे कभी भी रोक टोक नहीं कर सकती थी, क्योंकि हर काम मैंने अपने हिसाब से, अपने कमिटमेंट के हिसाब से ही किया था। पर उनको क्या नजर आया, उनको जो आपको 4-5 लाख का लोन दे दिया उन्होंने? मेरे फादर इन लॉ को ये पता चला कि यार ये लड़का तो ठीक है, मेहनत भी करता है, काम भी करता है, सब कुछ करता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ये मेरे ऊपर एक क्या बोलते हैं ना, एक जुआ खेला समझ लीजिए ना, एक सट्टा लगा दिया कि भाई आगे तो आगे नहीं आए तो एटलीस्ट देख लेंगे।
ये पर- थॉट प्रोसेस है। अगर कोई 4-5 टीवी से 150-200 टीवी कर देगा, उस पे तो सट्टा हर समझदार इंसान खेल लेगा। लेकिन फिर भी लोग लगाते नहीं ना, फिर भी लोग नहीं लगाते, क्योंकि रीजन क्या है ना, हर कोई आदमी ये देखता है कि मैं सक्सेसफुल आदमी को ही अपनी लड़की देना चाहता हूँ। हर कोई ये सोचता है कि नहीं यार, एक अच्छे घर में अच्छे मुझे बड़े घराने में बड़े लोगों को, हर कोई अपनी बेटी ब्याहना चाहता है, ये सबका थॉट प्रोसेस। पर मेरे फादर इन लॉ को मैं इस बात के लिए हमेशा थैंक यू देता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो रहे ना, और आज भी मेरी फादर इन लॉ फैमिली मुझे मेरे ऊपर प्राउड करती है, मेरी फैमिली मुझे मेरे ऊपर प्राउड करती है कि मैंने वो कमिटमेंट जिया है। और मैं आज लोगों को बताऊंगा कि वो पैसे देख के या एनवायरनमेंट देख के सब चीज़ें ना करें। कब आदमी की दुनिया कब बदल सकती है कभी भी बोल नहीं सकते। आपको एक निष्ठा रखनी चाहिए हर काम में, हर थॉट प्रोसेस में, ताकि आप लोग किसी और की ज़िंदगी भी आप बदल पाओ। और 2001 में हमारी शादी भी हो गई, फिर हमारी जर्नी चालू हो गई। जब मैंने 2001 में दुकान भी स्टार्ट की ना हिमेश जी, तब मैं एक टाइम में बनाता था, 3 टाइम में खाता था। हाँ, क्योंकि सुबह हम कभी पोहे बना देते थे, वही सुबह भी खा लेते, दोपहर को खा लेते, शाम को भी खा लेते। कभी उपीट बना देते, कभी चावल बना देते थे, क्योंकि खाना बनाना भी नहीं आता था। तो वो टाइम मैंने देखा, 1 साल तक मैंने अपने हाथ से खाना बना के, आगे दुकान थी, पीछे ही एक पतरे का सेट था जहाँ पे मैं 10 बाई 10 के रूम में वही सोना, वही रहना, वही टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ वहीं पे था। तो चीज़ें मैं करता गया। ये तो इलॉन मस्क वाला काम हो I don't गया। know। जहाँ काम करेंगे वही सोएंगे, वही जिएंगे, वही खाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था जिससे कि हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाए या अच्छे से जी पाए, अच्छे से सब कुछ चीज़ें कर पाए। तो मेरे लिए वो स्ट्रगल वही टाइम थी, और मुझे वो स्ट्रगल मैं एंजॉय भी कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि मैं वो हर पल मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। मैंने कभी उसको इस दर्द से नहीं देखा कि यार मैं ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे काम करूँगा, कैसे रहूँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, कैसे मेरा आगे की ज़िंदगी अच्छी होगी। तो मैं ये सोच के नहीं कर रहा था, मैं वो हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। मैं वर्क विद रोमांस, मस्ती करते करते काम कर रहा था। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर था। वर्क विद रोमांस। यस यस, मस्ती करते करते काम करते रहो। आपको काम में मस्ती आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अरे मैं इतना कैसे काम करूं। और लिटरली बताऊं, हम सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलते थे, रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक। क्योंकि वो मोमेंट तो ऐसा था ना कि आपको प्रोडक्ट अरेंज भी करना है, लगाना भी है, बेचना भी है, कस्टमर तक डिलीवरी भी देना है, और आपको हर कस्टमर के पास में जाके एंटीना भी लगाना है। सब कुछ काम अपने हाथ से करना। बहुत बार ये हुआ था, मैं जॉब करते टाइम में भी और मैंने अपनी दुकान खोलने के बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट तो मैंने अपने कंधे पे रख के लोगों के पास पे पहुंचाए। ये दिन मैंने देख, दुकान रात को 10 बजे बंद होती थी, उसके बाद मैं डिलीवरी का काम करता था। अच्छा। तो एक बोलते ना कि आपने को लगता है कि अरे आज ये ब्रांड बन गया, इन्होंने ये भी काम किया, वो भी काम किया। मैंने वो सारा काम किया है। वहाँ पे मैं झाड़ू भी मार रहा था, मैं पोछे भी मार रहा था, मैं क्लीनिंग भी कर रहा था, अपने शोरूम को भी उनका हाइजीन भी मेंटेन कर रहा था, साथ में डिलीवरी भी दे रहा था। तो सब कुछ काम अपने हाथ से किया। ये काम करते करते एक बार मेरे फादर इन लॉ आए, और वैसे भी वो महीने 2 महीने में मेरे पास राउंड मारने के लिए आते ही थे। वो चेक करने आते थे कि यार ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो आए कि यार ये बच्चा तो अभी अपने हाथ से ही खाना बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। मेरे फादर इन लॉ को मेरे ऊपर दया भी आ गई। तो लिटरली उन्होंने, मैंने भी वो मेरे फ्रेंड की तरह ही रहते थे, हम लोग भी दोस्त की तरह मिलते थे, दोस्त की तरह बात करते थे। तो मेरे फादर इन लॉ को बोला अब तो मेरी शादी करा दो, मैंने खुद को प्रूव कर लिया और पैसे भी लौटा दिए आपके। तो मेरे फादर इन लॉ ने फिर 2002 में मेरी शादी हुई। यहाँ पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। जी जी कि एक्चुअली जो आपने कॉन्सेप्ट बोला है ना, वर्क विद रोमांस, ये अपने आप में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ कन्वर्सेशन को, कि इतना इंपॉर्टेंट जो विजडम का हीरे निकले हैं, उसको एक बार के लिए देख तो लें, उसकी चमक तो देख लें, फिर आगे बढ़ें। वर्क विद रोमांस अपने आप में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये बैठे बैठे मेरा माइंड वहीं पे अड़ा हुआ था जब आप बोल रहे थे वर्क विद रोमांस। मैंने कहा कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर 8 घंटे का एक सेशन बन सकता है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग इवन ओनर्स हैं, इवन दुकानें हैं उनकी, लेकिन काम के साथ प्यार नहीं है और उनके पास ग्रोथ नहीं है। मतलब वो एम्प्लॉयर होके भी, एक एंटरप्रेन्योर होके भी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, कस्टमर की परवाह नहीं है। चांदनी चौक में ऐसे कई ब्रांड हैं जो ऑल इंडिया ब्रांड बन चुके हैं, जी और कई ऐसी दुकानें वहीं पे खड़े हैं और धीरे धीरे बंद हो रही हैं, क्योंकि आज भी कस्टमर की परवाह नहीं है। आया कस्टमर तो अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, सर्विस के नाम पे देखी जाएगी, सब चीज़ें पहले, बिजनेस बाद में। तो
वो माइंडसेट क्या है, वर्क विद रोमांस है ही नहीं। एंड दूसरी तरफ कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो आपकी जर्नी से ही निकला, जो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयर की तरह कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह कर रहे हैं। वो मतलब ये सोच के कर रहे हैं मेरा काम है, अगर साइड में जाला लगा है तो मैं सिर्फ एक हेल्पर नहीं हूँ, जाला भी मुझे साफ करना है। यस 5 टीवी बिक रही है, 100 टीवी बिक जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो उसका होगा, लेकिन मुझे ये समझना है ये मेरा काम है। और जो अपना काम समझता है, अगर उसका एम्प्लॉयर उसको वैल्यू ना भी करे, जो वर्क विद रोमांस करता है, अगर उसका बॉस उसको वैल्यू ना भी करे, वो खुद बॉस बन जाता है, क्योंकि उसके पास वर्क एथिक आ गया, कमिटमेंट आ गई। आप अगर अपने काम के लिए पैशनेट होकर काम करोगे ना, तो आपको कभी भी, आपका मॉरल कभी भी डाउन नहीं होगा। अदरवाइज आप हमेशा रिग्रेशन करोगे, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप सक्सेस के लिए काम कर रहे हो। सक्सेस के लिए काम करना कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं तो बोलता हूँ कि सक्सेस उसका बायो प्रोडक्ट है। आप पैशनेट होकर काम करते रहिए। कभी हो सकता है 5 साल में सक्सेस मिले, कभी 10 साल में मिले, कभी 15 में मिले, कभी 20 में मिले, एंड कभी जिंदगी में ना ही मिल पाए। लेकिन क्या आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो आप काम करना छोड़ दोगे? अक्सर लोग यही करते हैं कि अरे यार मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन आज तक साला मेरे को जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। अरे भाई क्यों मिल रहा है? 10,000 में भी घर चलता है, लाख में भी घर ही चलता है, 2 लाख में 5 लाख में 10 घर ही चलता है, हम करोड़ों कमाते तब भी घर ही चलता है। राइट। तो फ्यूचर की टेंशन लेके जीने से फ्यूचर अच्छा की है कि टेंशन प्रेजेंट लेके जीने में से कोई फायदा नहीं है। रोमांस को एंजॉय करो। मैं आपको और एक मजे की बात बताता हूँ। हाँ, फ्यूचर कब अच्छा होगा? हम्म, आप सोचते हो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, हम्म, और लोग लगे हुए हैं मेरा फ्यूचर अच्छा करने के अंदर। फ्यूचर अच्छा हो ही नहीं सकता है अगर आपका आज अच्छा नहीं है तो। हमेशा लोग पास्ट को रिग्रेट करते रहते हैं, यार मेरा ये हो गया, पास्ट में ये हो गया। क्या आप पास्ट बदल सकते हो? आज तक कोई भी बंदा अपना पास्ट बदल नहीं पाया है, ना फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हो। अगर फ्यूचर आपको क्रिएट करना है तो आपको आज प्रेजेंस आपको सुधारना पड़ेगा। अगर प्रेजेंस में आप पूरी पैशन और पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो तो फ्यूचर आपका 100% ब्राइट हो सकता है। और मैं इसको इस पूरी जर्नी में मैं एक दिन भी थका नहीं हूं, रुका नहीं और झुका नहीं हूं। आप सोचिए, एक छोटा मोटा टिकट नहीं होता है। आज 25 साल की जर्नी, और इसमें भी कोई मैंने गारंटी नहीं थी कि मेरे को सक्सेस के लिए मैं काम कर रहा था। मैं तो उस पैशन से 15 साल तक तो मेरा एक ही स्टोर था भाई साहब। अच्छा 15 साल तक, विच मींस ऑलमोस्ट 2013-14। 2001 से लाकर 2014-15 तक मेरा एक ही स्टोर हुआ करता था, क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग कर रहा था। लोग तो अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करते करते सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते। मैं तो ये देख रहा था कि पहले मेरा बिजनेस कैसे खड़ा हो, और मैं उसको एक्सपांशन के हिसाब से मैं बिजनेस कैसे उसको क्रिएट करूं। तो 14 ईयर मुझे 14 साल मुझे करीबन 14-15 साल तक तो मैंने इस बिजनेस की फाउंडेशन की नींव ही रखी है, जहाँ से 200 स्क्वायर फीट से लाकर एक 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का शोरूम मैंने क्रिएट किया। तो आपकी फाउंडेशन को भी समझना है, इसलिए लिख लिया। अब हम योग की तरफ थोड़ा आते हैं कि कैसे उसने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि अगर आज आप कहते हो कि योग की वजह से बिजनेस है, आपकी लाइफ है, तो क्या रोल रहा उसका? योग के ऊपर तो आप जितनी बात करोगे उतना कम है, क्योंकि योग लिटरली बोलता हूँ, आज भी मेरी युवाओं को एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ जी जी। कि योग देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, हाँ, योग के करने से आपको फायदा होगा। योग और प्राणायाम को अगर आप अपने जीवन में 1 घंटे के लिए भी उतार सको तो आप उतार लो। इसमें सारी लेसन छुपी हुई है। योग करने वाला बंदे का क्या होता है, माइंड जो रहता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कभी भी। जब आप परमानेंटली योग करते हो, रेगुलर योग करते हो, तो आप कभी भी किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाते हो। आपका फोकस हमेशा बना रहता है, और फोकस बना रहने की वजह से, क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव जी, आपको भी पता है 2002-3 तक बाबा रामदेव जी भी एक एवरेज मुझे गुरु एवरेज लाइफ ही जीते थे, पर उनके अंदर एक पैशन थी कि मैं हर घर तक योग पहुंचाऊं। पता नहीं वो एक कनेक्ट था, टीवी से हो या कैसे भी हो, मुझे वो अट्रैक्ट कर पाया, और मैं वो अट्रैक्शन आज तक नहीं छोड़ पाया। आज भी मैं 2 से ढाई घंटा डेली रामदेव जी को टीवी पे देख के योग करता हूँ। और वैसे भी आज अभी तो मुझे खैर 2-4 महीनों में एक बार मिलने का मौका भी मिल जाता है, और रेगुलरली मैं उनके टच में भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे आइडियल और जिन गुरु के सानिध्य में मैं इस तरीके का काम कर रहा था, लोग तो फिर भी उतना डेडिकेटली योग नहीं कर पाते हो। मैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ योग करता हूँ। कभी कभी मेरे घर वाले भी परेशान होते हैं कि आपकी वजह से हमको भी करना पड़ता है। कितनी इंपॉर्टेंस होगी आपकी लाइफ में योग की कि 300 करोड़ के एम्पायर पे 300 एम्प्लॉयज़, मतलब आप कहीं ना कहीं 1000-1500 लोगों का परिवार बन जाता है ना, अगर उनकी फैमिलीज भी गिन लें तो। ये सब की प्रेशर भी है, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिजनेस एक्सपेंशन भी है, तब भी आप 2 से ढाई घंटे अगर योग में दे रहे हो तो बहुत कुछ आपसे लिया जा सकता है। इस पर एक सवाल थोड़ा
मैं ना थोड़ा तंग ज्यादा करता हूँ, जी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आदत डाल लो आप। आप जो तंग कर रहे हो वो इस देश के युवाओं को बनाने में उसकी कोशिश आपकी जो है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा कंट्री, क्योंकि इस युग में जिस युग में हम जी रहे हैं ना, वी आर वेरी लकी कि जिसके अंदर एक सपना हम देख रहे हैं कि हम अपने कंट्री को, अपने देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। और विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब हर युवा अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आहुति अपने देश के लिए समर्पित करेगा, तभी जाके अपना देश विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल। मैं तो इस सपने को जीता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु इस सपने से नीचे उतर ही नहीं पाते, क्योंकि उनका एक ही सपना है कि वो इस देश को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके लिए हर युवाओं को, आज मेरा क्रिएशन क्या है, ये क्रिएशन जो है योगा का है। ये योगा की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि आज ये कंपनी एक 200 स्क्वायर फीट से शुरुआत करके आज कम से कम 350-400 करोड़ की कंपनी बन गई। आप जो क्योंकि 300 करोड़ मेरा लास्ट ईयर तक का फिगर था, इस वक्त मैं 350-400 करोड़ के आसपास की इस पे गया। बट ये सारा भी फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस खड़ा किया। योग का इतना बड़ा रोल है, अगर मेरी लाइफ में एक योग नहीं होता तो शायद मैं भी एक टैक्स चोर के रूप में ही देखा जाता। मैंने जिंदगी में 1 रुपए की टैक्स चोरी नहीं की है। एक इतनी बिजनेसमैन होते हुए, ट्रांसपेरेंसी, ग्रो करते हुए, आप ये कैमरा पे बोल रहे हो कि आपने 1 रुपए की भी टैक्स चोरी नहीं करी। बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट में कुछ था ही नहीं ना। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को आउट किया, अपने आप को नेचोर किया, उसके लिए पूरा जीवन वो जब तक रहे तब तक उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया। और यही थॉट प्रोसेस था कि हम भी, देखिए मुझे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि बॉस, कमाई में भी तो टैक्स भरना है, लॉस करोगे तो टैक्स भरना है क्या? तो फिर आप इस रिग्रेशन में कभी नहीं जीना चाहिए। आप अगर आपकी अगर इनकम अच्छी है तो आपने 100% टैक्स देना चाहिए। मैं तो ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी भी हूँ, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन भी था, वहाँ से लाकर मैं ये तक रहा हूँ। मैंने देखा टैक्स पेयर होने का मुझे प्राउड भी होता है कि बॉस, अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो ना तो आपको सुकून की नींद आएगी। और हिमेश भाई, मेरे को 6 घंटे की नींद, ऐसी नींद आती है जैसे स्विच बंद कर दिया, ऐसी नींद आती है। क्योंकि जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और ये मेजर कारण जो ट्रांसपेरेंसी आने का है वो योग के कारण आई है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि योग ने आपको, ऑफ कोर्स, जो बॉडी को बेनिफिट दिया वो तो नजर ही आ रहा है। आप लीन हो, आपका वेट कंसिस्टेंट है, एनर्जी आपकी पता है, तभी बिजनेस बिल्ड कर पाए हो। और दूसरा जो आपने कहा कि फोकस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको योग ने दी, क्योंकि उसके अंदर मेडिटेशन भी आती है। पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपके रूटीन में मेडिटेशन भी आती है? यस, मेडिटेशन तो वो पार्ट ही है। जब आप उसका प्राणायाम part। करते हो तो उसका लास्ट पार्ट जो है मेडिटेशन का मेडिटेशन आ गई। तो कोई ऐसा आपको इंसिडेंट, एग्जांपल याद है कि जब आप के बिजनेस में कोई आपने स्ट्रांग डिसीजन लिए हो, जो आपको लगता है कि यार ये क्लैरिटी मुझे योग की वजह से मिली है, वरना यहाँ मैं गलती कर जाता? ये तो मेरे को डेली उसका बेनिफिट मिलता कोई है। बड़े डिसीजन, कोई बड़ा? देखिए, चीज़। ये तो क्या होता है, जब आपके साथ कोई ट्रेजेडी होती है ना, तब आप स्टेबल हो, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका फोकस काम कर रहा है, आपका योग काम कर रहा है। और मैं इसके पीछे रोल जैसा, क्योंकि पार्ट बहुत क्लियर था। 2008 का पीरियड आया, आपने उसके अंदर ग्लोबल रिसेशन जब चल रहा था, हमारी इंडस्ट्री तो पूरी फाइनेंस कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट थी, कि जहाँ पे फाइनेंस करना और कस्टमर को फाइनेंस करेंगे तभी तो हमारा बिजनेस चल पाएगा। तो कंज्यूमर फाइनेंस उस टाइम में सारे जो है रिसेशन के कारण सारे बंद हो गए। उस टाइम में कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। तो 2008-2009 का एक टाइम था, और मैंने क्या हो गया कि शुरू से ही अपनी ऑनेस्टी से और अपने आप के ऊपर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस रखता था। तो मुझे लगता था कि मेरे को बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट मुझे भी प्रॉब्लम आई। क्यों? जब रिसेशन था, मैं बजाज फाइनेंस के कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस का मेरे काउंटर पार्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं यार, अब तो पूरा रिसेशन चल रहा है, अब कंज्यूमर फाइनेंस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तब मैंने ये बोला कि सर, मेरे पे कहाँ कमी रह गई कि मेरे कस्टमर ने कहीं डिफ़ॉल्ट किया है, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तो मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ही अपने कॉन्फिडेंस से रखा। तो बजाज फाइनेंस ने मुझे काफ़ी उस टाइम में हेल्प की, कि हमने उस टाइम एक डीलरशिप चालू की कि हम कंज्यूमर को फाइनेंस करेंगे। उसमें भी वो टाइम ऐसा था कि भैया, मेरे पास जो भी सेविंग है या मेरे पास एसेट है, उस एसेट को मैं अपना रख के मैं अपने कस्टमर को फाइनेंस कर पाऊँ। तो ये 2008-2009 का टाइम में हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस स्टार्ट किया बजाज फाइनेंस के साथ मिलके, और उसको भी हमने पैशनेट होकर चलाया। जब हमने इसका
5 साल हमने ये फैसिलिटी चलाई, जब बाद में 2014-2015 तक वापस नॉर्मल सब कुछ चीज़ें हो गई थी, तब तक हमने पूरी रिस्क ली। और ज़िंदगी में जितनी रिस्क मैंने ली रहेगी ना हिमेश भाई, उतनी रिस्क हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बट मुझे इतना पता था जो भी रिस्क मैं ले रहा हूँ मैं उसका कभी मिस यूज़ नहीं करूँगा। बहुत बार ये होता है ना, आप बिजनेस करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यार मुझे तो अब ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। तो मैंने अपने बिजनेस का पैसा उठा के और कहीं इन्वेस्ट करके अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं की। पहले मैंने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाया, उसके बाद में जो भी बचा, उसके बाद मेरी जो भी ज़रूरतें थी मैंने उसके हिसाब से पूरी की। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था कि जो आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस सबको देता हूँ कि बिजनेस का पैसा अपना पैसा नहीं समझा जाए। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं, मैं देखता हूँ। यस मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर ये गलती करते हैं एक्चुअली। तो अपना एक सैलरी निकालो, पहले बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की कैपिटल बिल्ड करो, वो आपका फोकस एरिया होना चाहिए। उसके बाद आती है बारी कि अब आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, अब आप सोच सकते हो कि कैसे आपने करना है। तभी जाके आप सक्सेस तो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो गारंटी कभी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपना बिजनेस का पैसा बिजनेस में रख रहे हो और कंटिन्यूली उसको वॉच कर रहे हो, आप उसको रोज ट्रैक कर रहे हो कि आपके एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस मॉडल में आपके एक्सपेंसेस कभी भी आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपको, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बट ये समझ आपको कैसे आई, क्योंकि आपके ऊपर पीछे तो कोई ट्रेडिशनल चले नहीं आ रहा था, तो आपको कैसे ये थॉट आए सारे कि हिमेश भाई, हम तो वो दिन जी रहे थे जहाँ पे भाई दिन में अंदर, आज दिन का मेरा इतना एक्सपेंसेस है, आज मेरे को इतना दिन में कमाई करनी करनी है, इतनी प्रोडक्टिविटी मुझे निकालनी है, और वो ट्रैक तो मैं डेली करता था। और वो ट्रैक करते करते मेरी आदत बन गई। किताबों से ज़्यादा धक्कों से सीख लिया हमने एक्चुअली। और वो बनते बनते मेरी आदत बन गई। मैंने हर वक्त अपनी वेल्थ को टेस्ट करता रहा हूँ। आज भी इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी साल में 2 से 3 बार तो मैं अपनी वेल्थ को टेस्ट करता हूँ कि भाई मैं सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कैसे टेस्ट करते हो? भाई कभी हमारी लाइबिलिटी जो भी एक बोलता है, जब कैपेक्स मेरा पूरा यूज हो गया तो क्या हम वो लाइबिलिटीज को सारा जीरो करके अपना वापस स्मूथ लाइफ को, अपना बिजनेस को रन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये टेस्ट मैं बार बार करता हूँ। और ये टेस्ट करते करते मेरी वो आदत में ही बन गया। और मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँगा कि अपना वेल्थ टेस्ट जो है ना, साल में 1-2 बार तो करते रहिए, ताकि कभी आप कोई चक्रव्यूह में ना फंस पाए। कभी आप एक चक्रव्यूह में फंस गए, एक लाइबिलिटी के चक्र में आप फंस गए, तो उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं समझा नहीं। मान लीजिए मुझे अपना वेल्थ टेस्ट करना है, तो क्या एग्जैक्टली देखना आपकी होगा? लाइबिलिटी उतनी होनी चाहिए जितना आप उसको सर्व कर पाओ। तो आपके बेसिकली लाइबिलिटीज अगर जो हैं, जितनी भी हैं, आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनको आप जीरो डाउन करके भी सस्टेन कर पाओ। समझ गया। या आपके पास उतना पोर्टफोलियो होना चाहिए कि जिससे कि आपको कोई भी थ्रेट ना हो। गॉट इट। क्योंकि अक्सर एंटरप्रेन्योर, जैसे बताया, पहले अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहते हैं। मैं तो वो बंदा हूँ जिसने अपनी शुरुआत 10 साल के अंदर साइकिल से लाकर मर्सिडीज तक का सफ़र मैंने 10 साल में पूरा किया, और मर्सिडीज मुझे अवार्ड मिली थी, और मैं आज तक उसको सस्टेन कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने अपनी वेल्थ टेस्ट को कंटिन्यू टेस्ट क्यों करता रहा। मेरी पहली कार भी आज भी रनिंग कंडीशन में है, और गांव में जब मुझे याद आती तब मैं उसको भी चलाता हूँ। पर मर्सिडीज में बैठ के जब साइकिल का सफर याद आता तो कैसा लगता है? नहीं, मुझे उतनी कोई खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए मर्सिडीज या कोई भी, हम जो भी ग्लैमर में जाते हैं, जो भी हम लोग फैसिलिटीज यूज करते हैं, इट्स ऑल अबाउट बायो प्रोडक्ट। मुझे, क्योंकि मैं जब मर्सिडीज लेने के लिए गया था, तब भी शोरूम वाले ने मुझे इसी नज़र से देखा कि यार ये क्या गाड़ी लेके जाएगा। और मैं वहाँ से मर्सिडीज लेके निकला। मर्सिडीज में भी मैं टॉप क्लास गाड़ी लेके निकला। बट तब भी मुझे शर्म आती थी। हिमेश भाई, वो भी घटना आपके लिए काम है। अक्सर तो लोग गाड़ियाँ मुझे कभी बड़ी गाड़ी घर में आ जाए तो उसको इमीडिएटली बाहर लेके घूमना और चीज़ें कर ली। मैं 3 साल तक तो अपने शोरूम पे लेके नहीं आया। क्यों? अरे मुझे लगता था कि नहीं यार, कहीं मेरी लेवल से ज़्यादा तो मैं गाड़ी नहीं खरीद ली है। तो मुझे शर्म आती थी, और मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था। दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ रखता था। मुझे इतना पता था, और मैं आज सबको भी ये मैसेज दूंगा, आप हमेशा सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाइए। इतनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है। अगर आपकी नीयत अगर आपकी अच्छी है, आप अगर अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करें, पूरी ऑनरशिप लेकर कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। क्योंकि अक्सर जो है ना, आप ग्लैमर के थॉट प्रोसेस से जाओगे तो आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं खड़ी कर पाओगे। बट रमेश जी, एक चीज़ हम कह रहे हैं कि ग्लैमर, मतलब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरे मन में जो आया मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा आपके साथ कि हमें गाड़ी का शौक़ नहीं है, हमें
प्रेजेंट में काम करने का शौक है, हम फ्यूचर के गोल्स की टेंशन नहीं ले रहे, हम फ्यूचर के गोल्स को स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहे, उसको ले नहीं रहे टेंशन में, हम चाय कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल कुछ नहीं ले रहे। चलो मैं अल्कोहल को अभी साइड करता हूँ, अभी चाय कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स रखते हैं। गाड़ियों का शौक नहीं है, गाड़ी आ गई अवार्ड में आ गई, जैसे आगे ले लिया। बोरिंग लाइफ नहीं है ये? यार मुझे तो कभी बोरिंग नहीं लगी, मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ, मैंने बताया ना बट ज़रूरी है कि सबके लिए वो इंटरेस्टिंग हो, दूसरों के सबके लिए लिए तो वैसे बोरिंग। इंटरेस्टिंग नहीं भी हो सकती है, और मैं ये कभी हमेशा बोलता भी हूँ कि चाय कॉफ़ी बिना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ले रहे हो। भगवान ने आपको जो बॉडी दी है, जो स्ट्रक्चर आपको दिया है, उसकी ज़रूरत तो बहुत कम है, फिर भी आप एंजॉय कर रहे हो, और आपको लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो। आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर आप कहीं ना कहीं थोप रहे हो सब चीज़ों को, और वो आपके बॉडी के लिए स्ट्रगल है। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ठीक है, मैं कितना भी बोलूँ तो मेरे जितनी हार्ड लाइफ में जीना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। और जैसा अगर मैं अपने काम को या अपने चीज़ों को मैं एंजॉय नहीं करता, तो क्या मैं इतने साल तक मैं सस्टेन कर सकता? तो सबकी एंजॉयमेंट की डेफिनेशन अलग है ना? अलग अलग हो सकती है, आपने अपने अपने तरीके से एंजॉय करना, लेकिन आप कभी भी उस एंजॉयमेंट के अंदर कभी भाव में बहिए मत। मैं इसको देखता हूँ कि आपको जितना भी होना चाहिए वो सारा लिमिट में होना चाहिए, लिमिट के अंदर सारा अच्छा लगता है। आप लिमिट के बाहर जाके करोगे, और आपकी अगर आदत खराब हो गई ना, तो उसको सुधारने में कहीं मुझे आप सुधार नहीं पाओगे। और अगर आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी इंद्रियों पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप किसी भी एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकते हो। बिल्कुल नहीं, कंट्रोल होना चाहिए, इस पे तो मेरा 100% अग्रीमेंट होगा। लेकिन मेरा पॉइंट है कि जो भी हमारी ज़िंदगी होती है, हमें लगता है कि ये एक राइट तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखिए, आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, रात के 9-10 बजे तक आप काम के अंदर रहते हो। किसी के लिए ये भी गलत हो सकता है कि यार क्या करना है, थोड़ा बैलेंस हो, परिवार के साथ और टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ बिताओ, ज़िंदगी को रोज़ जियो। वो उनके लिए वो जीना है, आपके लिए ये जीना है। आप अपने दोस्त, जब आप दोस्त ढूंढते हो, तो क्यों ना आपका स्टाफ भी आपका दोस्त बन जाए। आप अपनी टीम को ही अपनी पूरी लॉबी बना के चले, कि जहाँ पे वो भी आपका दोस्त हो सकता है, उनके साथ आप टाइम बिताओ, अच्छे से बिताओ। ठीक है, सारी चीज़ें कोई बुरी नहीं है, अपने अपने कंफर्ट के साथ चलना चाहिए, लेकिन मेरे इसके अंदर से जो लेसन है ना, जब आप काम पे जा रहे हो ना, जब आपका वर्किंग टाइम है, जब आपका काम का टाइम है, जब आपका बिजनेस का टाइम है, तब आप पूरी तरह से पूरा पैशनेट होकर अपने बिजनेस की तरफ फोकस करिए। आप बिजनेस करते करते अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस हटेगा, और फिर आप चाहते हो कि आपको एक आपका बड़ा चीज़ें क्रिएट हो, तो बड़ी चीज़ें क्रिएट नहीं हो। एवरेज लाइफ तो आप जी ही सकते हो, एवरेज लाइफ जीने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कुछ नहीं करोगे तब भी आपकी एवरेज लाइफ तो चलनी है। आपको कोई डिफरेंट और आपको अलग लाइफ जीनी है, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, और सेक्रीफाइस के बिना आप बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसके अंदर आदमी को थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ हो सकता है अपनी ज़रूरतों को कम करते हुए चलना चाहिए, और पैशनेट होना चाहिए। ज़रूरतें कम बनाने वाले हम थोड़ी ना बोलते खाना मत खाइए, आप अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से आप जो भी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो उसको एंजॉय करिए, लेकिन जब भी आप काम कर रहे हो तो आप काम को पूरा दीजिए, अपनी मेहनत वहाँ पे आप 1% भी अपनी एनर्जी बचा के मत रखिए। मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ डेली बच्चों को, कि भाई 6 घंटा सोने के बाद में, 6-8 घंटे की नींद के बाद में आपको कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे की एनर्जी मिलती है काम करने की। आप उसमें से 10-12 घंटे की तो एनर्जी पूरी लगा दीजिए, क्योंकि आज के जिस युग में हम जी रहे हैं, बॉस मेरी एक अलग इमेज भाई एक पैशन है, पता नहीं मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊंगा, कहाँ तक मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा तो हर दिन जिंदगी का आखिरी होता है। हर दिन जिंदगी का आखिरी दिन। हाँ, बिकॉज क्या हो गया, जब कोविड आया, मुझे ये भी पता नहीं था, ये टैगलाइन भी निकल के जब आई ना, क्योंकि मेरे को पढ़ने का शौक नहीं, लिखने का शौक नहीं है, जो भी आना है वो नेचुरली आना है। अच्छा। जब कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम में चीज़ें जब बिगड़ने लगी, जब लॉकडाउन आया, आपको पता है कि जब कंट्री एक दिन के लिए बंद हो जाता था तो हाई तौबा पहुंच जाती थी। यहाँ पे तो पूरे 2 महीने तक कंट्री बंद रहा। और आप तो एक ऐसी ट्रेड में थे, रिटेल ट्रेड, हाई कैपिटल, कंज्यूमर फाइनेंस, सब कुछ उसके अंदर सबसे डेंजरस ट्रेड में मैं था। जी जी जी। जहाँ पे पूरा पसारा बाहर है, सब कुछ बिखरा बिखरा है, मुझे शोरूम तक जाना भी हमारे हाथ में नहीं था, या घर से निकलना भी हमारे हाथ में नहीं था। ऐसे मोमेंट में जब मैं एक दिन ऑफिस आया और मेरे मैनेजर ने बोला कि सर अब तो टीम सारी घर चली गई है, कोई भी नहीं है, तो मेरे आंखों में से आंसू थे।
और मुझे खुशी के आंसू थे कि यार ये भी हो सकता है। जब आपकी लाइफ थ्रेट में आए तब भी आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था मेरी टीम वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती है। मैंने उनको सारों को कन्विंस किया और थॉट प्रोसेस दिया, और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि बॉस मैं ज़िंदगी में हर दिन ज़िंदगी को आखिरी दिन की तरह जीऊँगा। हर दिन ज़िंदगी को मैं आखिरी दिन की तरह जीऊँगा। कल रहूँ ना रहूँ, आज का काम मैं आज फिनिश करके जाऊँगा। और विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड निरंतर पुरुषार्थ, ये मेरे गुरु हमेशा इस टैगलाइन को बोलते हैं। तो मैंने उस दिन से पैशन बना दिया, जो 20 साल में हम जिस कंपनी को जहाँ तक पहुँचाया था, उसी कंपनी को अगले 3-4 साल में हमने 4 गुना बड़ा कर दिया इस थॉट के इस साथ। थॉट के साथ। तो सक्सेस तो आपकी हर थॉट में छिपी हुई है। किस पैशन से आप अपनाते हो, किस पैशन से उसको चलाते हो, किस पैशन से उसको आप टाइम दे रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। हम जब कोविड की बात कर रहे थे तो कोविड में मेंटली अपने आप को स्टेबल किया, ये लाइन बोल करके हर दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये समझ आता है आपने अपने आप को मेंटली कैसे बिल्ड किया। लेकिन कोविड में स्पेशली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के बिजनेस सिर्फ मेंटल बैरियर की वजह से बंद नहीं हुए, फाइनेंशियली लोगों के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो गया था। बहुत सारे बिजनेस तब के बंद हुए हैं, वापस कभी शुरू ही नहीं हुए, लॉसेस ही पूरे नहीं हुए। तो आपने कैसे सस्टेन कैसे किया उस टाइम को? कोविड आपके लिए एक द एंड था, बहुत सारे लोग बिजनेसेस के लिए द एंड था, उससे कैसे निकले आप? सिर्फ एक थॉट से तो नहीं निकले होगे। एक्चुअली क्या है ना कि दोनों फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए, एक तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया और दूसरा जो 2020 का लाइफ थ्रेट आया, ये दोनों टाइम में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइवल किया, ग्रो किया। क्योंकि जो आपने बोला कोविड में लोग सस्टेन क्यों नहीं कर पाए, लोग अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। करे मेरा कल का क्या होगा? मैं ये सोच रहा था, अरे मेरे जाने के बाद क्या भारत की जनसंख्या कम हो जाएगी क्या? मैं रोज रोज मरने से अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं। अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना ये बहुत जरूरी होता है। और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो माइंड को समझाना पड़ेगा। और मैंने उस दिन अपने आप को, अपनी इंपॉर्टेंस को समझा दिया कि बॉस यू आर नथिंग, क्या है तू? मैंने बार बार अपने आप को बोला क्या है तू? अगर इसी थॉट पे तू जीता रहेगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तू जी नहीं पाएगा। बेटर है कि तू अपने आप को, क्योंकि आज अगर सपोज कंपनी खड़ी नहीं रहेगी तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जाएगा? आपका खुद का क्या होगा? क्या इस आज अगर ये कंपनी खड़ी नहीं तो आप अपने आप को संभाल पाओगे? तो मैंने उस टाइम में एक माइंडसेट बहुत क्लियर बनाया, एवरी डे इज योर लास्ट डे। हर दिन जिंदगी का तेरा आखिरी होगा। और लिटरली इस टैगलाइन में भी बहुत पावर छुपी हुई है। कैसे? क्योंकि आप सोचते हैं यार मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। क्यों सोचते हो? आज भगवान ने आपको पूरी एनर्जी दी है। आज का दिन की एनर्जी जो है ना, वो 100% ड्राई करके ही घर पे जाइए, सुकून की नींद आएगी। निचोड़ लो पूरा, निचोड़ लो पूरा। और अगर आपने बचा के भी रख दिया तो क्या आपकी दूसरे दिन की आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी? नहीं होनी है। नेचुरली आप कितनी भी अपनी एनर्जी को संभाल के रख दीजिए, वो आपकी डबल होनी नहीं है। तो आपको हर दिन की एनर्जी को ड्राइव करना है। और इसीलिए मैंने हर दिन जिंदगी को आखिरी दिन की तरह जिया। क्योंकि ये मैं 5 साल, अच्छा ये टैगलाइन बनाना अलग बात होती है और टैगलाइन को जीना अलग बात होती है। अब मैंने तो ये अपना 2020 से ही अपना पैशन बना दिया और मैं उससे जी रहा हूँ। उसका रिजल्ट मेरे को, मैंने 2020-21 के अंदर नहीं बोलेंगे तो 40-50% से ग्रो किया भाई साहब। जब बिजनेस डेड हो रहे थे तब मैंने 40-50% से ग्रो किया। 50% ग्रोथ जब जब कोविड का टाइम था, जब खत्म होने का टाइम आ गया, तब हमने उतने से ग्रो किया। कैसे? क्योंकि बस यही था, मैंने अपने टीम को समझाया कि बेटा, क्योंकि मुझे योग पे पूरा विश्वास था, मुझे प्राणायाम पे पूरा विश्वास था, और आप आइए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। वापस लोग धीरे धीरे सेटल हुए। 2 महीने के बाद में मैंने टीम को बुलाया, सबको ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं अपने कंफर्ट से बाहर निकले, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपके सुख दुख के साथ खड़ा रहूँगा। और मेरी टीम पूरी की पूरी वापस आई और डेली उनके अंदर एक पैशन भर रहा था मैं, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं जब लोगों को समझाता हूँ
तो लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ लोगों को कोई होप्स नहीं होते, और मैंने लोगों को होप्स दिखाए। मैंने लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म की है, क्योंकि मेरी टीम का एक भी मेंबर जो मेरे से जुड़ा है वो मुझे छोड़ के कभी नहीं गया है। जो भी आपके साथ लोग जुड़े हैं, जो वो भी आपको छोड़ जिस के- पेज से भी जुड़ना चालू किया लोगों ने मेरे साथ में, वो एक भी बंदा मुझे छोड़ के नहीं गया। हाँ, हाँ, इसका एक मेव कारण है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, मैंने हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म किया है। दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ें की है, दूसरों की ज़िंदगियाँ बदली है। और कभी भी अपने कोई आदमी मेरे लिए अच्छा बनने की कोशिश करे या ना करे, मैंने अपना काम करना छोड़ा नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि बिकॉज बहुत सारे फाउंडर्स के साथ मेरी बात होती है, और एट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग छोड़ जाते हैं, लोग ढूंढते ही रह जाते हैं। और कोविड में जैसे आपने बोला कि सारी टीम वापस आई, बहुत सारे बिजनेसेस के साथ ये हो ही नहीं पाया, राइट? लोग वापस ही नहीं आए तो बिजनेस सस्टेन कैसे क्योंकि करता? बिजनेस ओनर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में इतना बड़ा गैप है ना, लोग उस गैप को फील नहीं करना चाहते। लेकिन क्या मतलब कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप एक्सप्लेन करो, अगर मैं इसको एक ट्रेनिंग की तरह लेना चाहूँ, सीखना चाहूँ, और दूसरे आपसे सीखना चाहे, कुछ पॉइंटर्स में, भाई एग्जाम्पल्स में, इंसिडेंट में कि मैंने ये किया कोई, ताकि हम समझ पाएं कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, क्या होता है, कोई डेली लाइफ से कुछ चीज़ें निकले, कभी ताकि कभी समझ आए। आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बड़ा हो, हम्म, लेकिन आपको अपने टीम के साथ में टाइम बिताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। क्योंकि मैंने तो ऐसे लोगों को स्केल किया हिमेश भाई, यू कांट बिलीव इट, कि जिनको कोई काम पे नहीं रख पाता था, कहीं उनको जॉब नहीं मिल पाती थी, कहीं उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ले नहीं पाता था, और जो कहीं और काम कर भी ले तो उनको कोई पैसा देने वाला नहीं था। ऐसे लोगों को मैंने ट्रेंड किया, और ट्रेंड करते करते उनके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से लोग मेरे साथ में हैं। अब उनको भी जब मैं ट्रेंड करता गया, और जब मैं उनको समझाता गया, जब उनको मैं चीज़ें इनपुट देता गया, और उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो उनकी लाइफ भी अच्छी हो रही थी। ट्रेन तो हर कंपनी करती है, हर लीडर कोशिश करता है ट्रेन करे बिना तो काम चलेगा भी नहीं। वो ट्रेन बहुत तो बार ये हो करेंगे ही। जाता है ना कि आप हमेशा खाली ट्रेनिंग पे ही डिपेंडेंट रह जाते हो, और क्या आपके है? अपनी टीम के साथ इमोशन कनेक्ट ही नहीं होते, आपके कैसे ब्रांड के बनता साथ, आपके ब्रांड के साथ भी आपके कनेक्ट नहीं होते। कैसे बनता है ब्रांड के साथ या टीम के साथ इमोशनल कनेक्ट? टीम को हमेशा ये बताइए कि ये ब्रांड आपका है। कैसे? भाई रिलेट कराओ, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी तो एक एम्प्लॉय का घर चल पाएगा। कितनी लॉस मेकिंग कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को है ना पैसा देती रही है? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि यार ये कंपनी आपकी है, इस कंपनी को आप जितना बड़ा करोगे ये कंपनी हमेशा आपकी टेक केयर करेगी। और मैंने इससे साथ में कनेक्ट किया, और उसका सक्सेस रिजल्ट उसका पॉजिटिव है। मेरा हर टीम मेंबर अपनी कंपनी को अपनी कंपनी समझता है। पर वर्बली ये बोल देना, फाइनेंशियली वो फील ना देना, अगर हम कहीं भी तेरी कंपनी है, प्रॉफिट तो तुम्हारे पास जा रहा है, मेरा तो कंपनी का इस महीने प्रॉफिट ज़्यादा है, मेरा उसमें क्या फ़ायदा? इसके अंदर भी आपको बताऊं, हम्म, आपके अंदर जब ट्रांसपेरेंसी होगी, अपनी टीम के साथ अच्छे से काम करोगे, रोज़ उनको मोटिवेट करोगे, उनकी चीज़ों को सॉल्व करते रहोगे, और हमेशा देखो 100% तो कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में अगर इम्पैक्ट लाने की कोशिश करोगे तो वो लोग आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। मुझे तो वो आज तक का फील है, आज तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके अंदर मेरी टीम ने मुझे हमेशा बढ़ चढ़ के मेरे साथ में कंट्रीब्यूट किया है, और मैं मेरी टीम को प्राउड भी करता हूँ। क्यों करता हूँ बताओ हिमेश भाई? क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मुझे काम कोई नहीं दे रहा था, तो मैं ऐसे ही लोगों को एम्पावरमेंट करता हूँ जो लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं, उस थॉट प्रोसेस से आते हैं। आज तो खैर मेरे पास बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट के भी लोग काम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो भी लोग मेरे साथ में जब काम करते हैं तो इंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं। जो मेरे हर एम्प्लॉय जो है वो इंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में इंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है। वो जितना काम करते हैं उतना आउटपुट उनको ज़्यादा मिलता है, और वो कभी भी काम चोरी कभी नहीं करते हैं। वो ये पैशन से करते हैं कि नहीं यार भैया इतना ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, तो चीज़ें तो करनी है। और एक लेवल पे पहुंचने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसको देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप खड़ा है, एक प्रोफेशनल कंपनी के रूप में खड़ा है। आपको लगता रहेगा कि कैसे ये पॉसिबल होता है। हम लोग डेटा ओरिएंटेड कंपनी है कम्प्लीटली। जो डेटा ड्रिवन कंपनियां होती है ना, वहाँ पे जिसकी प्रोडक्टिविटी, हम इंडिविजुअल हर पर्सन टू पर्सन प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करते हैं, उसके साथ में उसका कौन सा डेटा कहाँ मूव हो रहा है, क्या ग्रोथ चल रही है, क्या डी ग्रोथ चल रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो सारा एक क्लिक पे हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आज तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में
सैप सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हाँ हाँ पावर बीआई से काम करते हैं। मुझे थॉट प्रोसेस इससे है कि बहुत सारी कंपनियां स्केल करने के बाद में सिस्टम एंड प्रोसेस ठीक नहीं कर पाती है, हम्म, और आप दोष देते हो कि हमारे टीम मेंबर बराबर नहीं है, हमारी टीम अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ना आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हो, ना टीम आपके लिए कंट्रीब्यूट कर, और कंट्रीब्यूट कर भी ले तो आपकी उनकी प्रोडक्टिविटी चेक नहीं कर पाते हो। मैं तो हर बंदे की प्रोडक्टिविटी चेक करता हूँ, और यही कारण है कि मेरी टीम मेंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि सर मैंने ये ग्रोथ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सबके केपीआई, सबका सिस्टम, सबकी प्रोसेस डिफाइंड है। सेट है। और एक इसी वजह से देखिए, दुकानदारी चलाना बड़ा आसान है, छोटी दुकान चलाना बड़ा आसान है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना इतना आसान भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितना फ्री आपको दिख रहा हूँ मुझे, तो आप देख सकते हो कि मैं कितना रिलैक्स रहूँगा। रिलैक्स इसलिए हूँ कि सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है, और टीम मेंबर मेरे सारे ऑनेस्ट है। मैं उस देखिए, ऑनेस्ट बंदा जाने अनजाने प्रॉब्लमेटिक होता है, बंदा कभी भी खराब नहीं होता है। ह्यूमन इंसान थोड़ी खराब है, आप उसको किस तरीके से ड्राइव करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो हर बंदे में वो पैशन भर दी है। हर बंदा एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच के काम करता है, अपना समझ के काम करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करता है, और कंपनी को भी नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश मेरा हर बंदा करता है। और यही कारण है कि ट्रेडिशनल दुकान जो 200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके भी आज 14 स्टोर सामने आपके खड़े हैं, और स्टोर भी कोई साइज़ कोई छोटी मोटी नहीं। आज 5,000 से लाकर 20,000 स्क्वायर फीट के आप आसपास के हमारे स्टोर्स है, 5,000 स्क्वायर फीट से लेके 20,000 स्क्वायर फीट। 20,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स है, और वो भी आज कंप्लीट मॉडर्न ट्रेड के साथ में उस लेवल पे उस एम्बियंस के साथ खड़े, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए खड़े। तो हमें तो हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करना है, और मेरी टीम की पहली प्रायोरिटी होती है मेरे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो अपना कस्टमर, मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक टीम, एक फैमिली का एक मेंबर और ऐड होते जा रहा है। तो मैं हमेशा अपने कस्टमर को अपने फैमिली के मेंबर की तरह देखता हूँ। 2002 के आसपास या उस टाइम पे अगर कोई लंबी विजन रखता है कि 10-15 साल मुझे फाउंडेशन बिल्ड करनी है, उसके बाद एक्सपैंड करना है, कुछ सेंस बनाता है, प्रॉपर सेंस बनाता है वुड से। आज की डेट में 2025 में जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं, इतनी लॉन्ग टर्म विजन रख ही नहीं पाते। तब भी मैं कुछ हद तक उनको गलत इसलिए नहीं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, टाइम इतना इवॉल्व हो रहा है कि आज मैं सोचूं कि 10 साल 15 साल मुझे फाउंडेशन बिल्ड करनी है, इतने में तो कोई बड़ा कैपिटलिस्ट भी मुझे खा जाएगा, कोई कॉम्पिटिटर भी आ जाएगा, नहीं तो दुनिया ही बदल जाएगी। इसलिए शायद हर कोई आज 1 साल 2 साल की सोच रख के ही चल रहा है बिजनेस में। आपकी नज़र में ये सही है, गलत है? नहीं, किसी हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए अब आप टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप इनोवेशन करना चाहते हो तो उसकी तो सक्सेस कभी कभी रातों रात भी हो जाती है, साल 2 साल में भी हो जाती है। लेकिन हमारे जैसे बिजनेस को सक्सेस बनाना तो उसके लिए आपको जर्नी ही जीनी पड़ती है। और वैसे भी टेक्नोलॉजी बिजनेस को हर एक की बस की बात तो है नहीं। मैंने तो अमेजोन का फेस भी देखा है, फ्लिपकार्ट का फेस भी देखा है। आज भी मुझे बताइए, इतने सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आए, स्नैपडील भी आया था, कितने सारे प्लेटफॉर्म अगर आप आज की तारीख में है, लेकिन सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म कितने हैं? कोई आएगा उसको बड़ी मछली खा जाएगी, कोई आएगा उसको बड़ी मछली खा जाएगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। टिकना तो कहीं ना कहीं वही 2-4 नाम आपको दिखेंगे जो लास्ट में टिकेंगे। तो आप कितना पैसेंसली आपको अपने पैशन को होल्ड कर पाते हो, कितना पैसेंसली अपने पैशंस को जो है आगे बढ़ा पाते हो, उसी के लिए उसी का रिजल्ट आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। जैसा आपने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी थे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, हमारी इंडस्ट्री में तो वैसे भी सारे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ही है। मैं ये सोच के काम करता कि भाई मुझे तो ये प्रोजेक्शन में काम करना, मेरे को तो ये लेवल पे जाना है, ये लेवल पे जाना है, ये लेवल पे, तो शायद मैं नहीं कर पाता। और आज भी इंडिया में अगर बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात करोगे तो 90-95% लोग तो आज भी एवरेज थॉट प्रोसेस ही चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पोटेंशियल तो हर आदमी में होता है कि उस लेवल पे खड़ा कर पाए। आज जब मेरे जैसा भैंस चराने वाला, गोबर धोने वाला आदमी अगर बिजनेस क्रिएट कर सकता है, तो आज के युवा तो पढ़े लिखे, उनके अंदर तो हमारे से ज़्यादा पैशन है। लेकिन पैशन तो है पर पैसेंस नहीं है। क्या बात है, पैशन है, पेशेंस नहीं है। एंड आई वुड अग्री, पैशन बहुत है, पेशेंस तो तोड़ने में लगी है दुनिया, क्योंकि हर चीज़ इंस्टेंट है। इंस्टेंट चाहिए, तो इंस्टेंट मिल रहा है तो फिर सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए। आज तो खाना भी है, आप स्विगी से मंगाते हो, जोमेटो से मंगाते हो, 20 यानी मिनट आप में काम ही नहीं खाना करना है। चाहते हो, आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हो। अगर आप हमेशा हर चीज़ में आप कंफर्ट जोन ढूंढोगे तो आप बड़ा कैसे क्रिएट कर पाओगे? तो आप कंफर्ट से बाहर निकलिए, और बाहर निकलोगे तो आपको कंफर्ट से बाहर निकलने के बाद एक अलग दुनिया दिखेगी, होप्स दिखेंगे, थॉट प्रोसेस दिखेगा। और जब आप मेहनत करोगे ना और स्ट्रगल करना अगर सीखोगे ना, तो
तो स्ट्रगल हमेशा आपको कहीं ना कोई इनोवेशन चीज़ देखे ही जाएगा। हर स्ट्रगल में कुछ ना कुछ इनोवेशन चीज़ छुपी हुई है और उसको आपको कैपिटलाइज करना आना चाहिए। मैंने किया है ना। जिस दुकान में मैं काम कर रहा था वो दुकान आज भी वहीं पे है। जिस दुकान में मैं सेकंड टाइम जॉब कर रहा था, 1500 पे अपना जॉब स्टार्ट कर रहा था, 2019 में वो हमारे साथ में एसोसिएट हो गए। तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट भी तो मेरे से होगा, बट मैंने कुछ तो इनोवेशन किया ही रहेगा। मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाया, थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जैसा आपने पूछा कि आपने सैप इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने डेटा ड्रिवन कंपनी बना दी, बस ये सारा एक्सपीरियंस का ही खेल था। मुझे योगा से वो सारी चीज़ें आ रही थी कि अब हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको डेटा भी ढंग से मैनेज करना आना चाहिए, डेटा ही आपके लिए सब कुछ है। तो हमने धीरे धीरे 2015 के बाद में डेटा पे साथ काम किया। फिर सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने नींव जो रखी थी वो एज ए प्रोप्राइटरी कंपनी रखी थी। 2017 आते आते हमने सोचा कि यार इतने साल जब मैं ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ, सारा टैक्सेशन भर रहा हूँ, सब कुछ भर रहा हूँ, तो क्यों ना हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए। ट्रांसपेरेंसी तो अंदर हमारे अंदर थी। तो हमने 2017 में MR सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की और फिर हम स्ट्रक्चर कंपनी बन गए। मुझे ना कुछ चीज़ें याद आ रही है, मैं आपसे पूछता हूँ, पहली बार मौका मिल रहा है पूछने का। जी। जब मैं ये ना पिछले 5-10 साल के कुछ सवाल अचानक जहन में आए हैं हाँ कि जब भी मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बाहर से निकलता हूँ, मैं कभी बैठा नहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ओनर के साथ, तो कुछ क्वेश्चंस आते रहे हैं और टाइमलाइन में आ रहे हैं अभी मेरे माइंड में, तो वो मैं आपसे पूछता हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि जब अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया, डिस्काउंट्स आने शुरू हुए, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का ओनर के अंदर क्या डर आया था, क्या स्टेज थी कि भाई ये तो हमारा बिजनेस तो अब एक क्वेश्चन में आ जाएगा, बिकॉज इतना बड़ा जाइंट इतनी इन्वेस्टमेंट लेके इतने डिस्काउंट्स लेके ऑनलाइन घर बैठे देने वाला है, तो क्या उस वक्त डर या थॉट्स या डाउट्स आए थे जब ये प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए थे? डेफिनेटली ये जो फेज था हम लोग ये करीबन 2007-8 से ही देख रहे थे। स्नैपडील आया था, सबसे पहला स्नैपडील आया। राइट। लेकिन एक चीज़ थी कि क्या हम ऑनलाइन को बीट कर सकते हैं क्या। आज तो खैर हम ऑनलाइन पे भी है और ऑफलाइन पे भी, हम दोनों वर्टिकल पे काम करते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने देखा कि हम अपना इनोवेशन करना छोड़ेंगे नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना भी डिस्काउंट देते हैं हम उससे, क्योंकि हमारी तो टैगलाइन ही है ऑनलाइन से सस्ता प्राइस। अच्छा, ये आपकी टैगलाइन है? मेरी तो ये टैगलाइन ही है, ऑनलाइन से लिटरली आपका सस्ता है? ऑनलाइन से लिटरली मेरा सस्ता प्राइस है। सस्टेनेबल होता है? सस्टेनेबल भी होता है, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकालते हैं, मतलब सेल ज़्यादा करेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए, वॉल्यूम पे काम करेंगे, हाई वॉल्यूम करने की कोशिश करेंगे। पर आप ऑनलाइन से ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन से ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हर एक कंपनियों के लिए भी ये क्वेश्चन मार्क है। कंपनियां भी चाहती है कि हम लोग सारे चैनल को बैलेंस करके चले, तो हम उसी कमजोर कड़ी के हम पार्ट बन जाते हैं। आज हमारी जो रिटेल चेन है उसकी एक लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। कंपनियां भी अपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल को देखते हैं। तो बेसिकली ब्रांड्स भी नहीं चाह रहे कि मोनोपोली हो, एक प्लेयर के पास सब रहे, वो भी चाहते हैं कि सारे चैनल्स ऑपरेट करें जी, वरना वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करना शुरू कर देगा जो मोनोपोलिस्टिक होगा। इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने भी आ जाए, देखिए हमारी जो टिकट साइज है, जो बड़े टिकट साइज के जो प्रोडक्ट है, आज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन से ज़्यादा बाइंग होता है। और बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला ऑनलाइन का, छोटे से मोटा बड़ा प्रोडक्ट सारे का सारा, जब कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का चलन बढ़ा। लेकिन वापस हमने जब देखा तो ऑनलाइन से ऑफलाइन का ट्रेंड भी उसी तरीके से ग्रो कर रहा है। रीज़न क्या था, लोगों को डैमेजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े, सर्विस के ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े, और कहीं ना कहीं बोलने के लिए कोई भी कितना भी बोल ले, सर्विस देना इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना भी आसान नहीं होता है। तो हमने सर्विस को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ऑनलाइन से सस्ता प्रोडक्ट, सेम डे सेलिब्रेशन, सेम डे खुशियाँ देने की कोशिश की। तो हमारा टैगलाइन है ऑनलाइन से सस्ता प्राइस, सेम डे डिलीवरी, सेम डे सेलिब्रेशन। ये टैगलाइन को हमने अपना हथियार, सेम डे सेलिब्रेशन। अच्छा। तो हम कस्टमर को कोशिश करते हैं भाई 90% डिलीवरी जो है उनको सेम डे दे दे, ताकि मेरा कस्टमर अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। ऑनलाइन से मंगाओगे तो 4 दिन तक डिलीवरी नहीं आएगी। अच्छा, सेम डे आ भी गई
और डिफेक्टिव निकल गया तो आप 10-15 दिन के लिए तो गए, रिटर्न होगा, सब होगा। रिटर्न होगा, उस प्रोसेस में पैसा कब आएगा कब जाएगा। उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन से कंपेयर कर लो, ऑफलाइन के स्टोर से बाई कर लो। अच्छा, मैं एक्चुअली ये भी मेरे माइंड में सवाल था, क्योंकि मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ कि ऑफलाइन स्टोर में गए, चीज़ देख ली और ऑनलाइन बाय कर लिया। बट आप जो कह रहे हो वो उल्टा है कि ऑनलाइन पे प्राइस देख ली और ऑफलाइन आके खरीद लिया। तो मैं सोच रहा था उल्टा होता है, लोग ऑफलाइन स्टोर में आते हैं और ऑनलाइन खरीदते हैं। नहीं, ये भी देखो, बहुत बार ये आपको ऐसा लगता है, हाँ, बट कस्टमर का जो माइंडसेट है, उनको एंड ऑफ द डे सर्विस चाहिए रहती है। मैंने जैसा बताया ना कि आप इतना भी कंफर्ट से सारी चीज़ें खरीदते रहोगे ना, तो एक दिन आप मशीन बन जाओगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करना ही बंद कर देगी। तो मुझे तो आज भी लगता है कि सारे चैनल को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। राइट। और देखिए, ऑनलाइन खरीदना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अगर ऑनलाइन आने के बाद में कंज्यूमर मार्केट और इजी हुआ, लोगों के पास में रियल वैल्यूज पता चलने लगी, उनको ये भी इफेक्ट होने लगा कि यार ऑफलाइन के स्टोर भी ऑनलाइन से सस्ते हैं। तो हम टच एंड फील करें, प्रोडक्ट को टच एंड फील करके हम ले, तो हमको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। कुछ प्रॉब्लम आ भी गई तो बड़ा प्रोडक्ट है, हम जाके वापस सर्विस के लिए बोल तो सकते हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस भी उसके पीछे आता है। और साथ ही साथ सर्विस का पार्ट तो इसके अंदर बहुत बड़ा है। सर्विस के अंदर कभी भी बाकी लोग बीट नहीं कर सकते, ऑफलाइन चैनल सबसे बेस्ट है। दूसरा, आपने देखा रहेगा कोविड का टाइम में, ठीक है, ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि अपना इंडिया ग्रो कर रहा है, तो 360 डिग्री सारे चैनल ग्रो करेंगे तभी हमको, क्योंकि मेरा मिशन तो बहुत क्लियर है भैया, मैं ग्रो करूँ ना करूँ, मेरा कंट्री ग्रो कर रहना चाहिए। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या गाइडेंस रहेगी कि इस बदलते भारत में वो कैसे अपने खुद को और देश को बदल सकते हैं? आज की जो नई यूथ है, उसके लिए सबसे बड़ा एक है कि उन्होंने जो ये सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर फोकस बार बार जो डाइवर्ट होता जाता है, और बार बार जो जल्दी इंस्पायर होना, जल्दी डिप्रेस होना, इससे यूथ को थोड़ा सा संभलना चाहिए। और आज की यूथ को योग की तरफ जरूर आना चाहिए। मैं क्योंकि योग को इसलिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बिना योग के आपके माइंड की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। योग और प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं। कम से कम आधा से 1 घंटा आप योग की तरफ डेली का दे। अगर मेरे जैसा बिजी आदमी भी अगर वो दे सकता है ना, तो आप भी दे सकते हो। इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर ये देंगे तो आपका फोकस बना रहेगा, और किसी भी एक आइडियोलॉजी को लेके, एक काम को लेके आप शुरुआत करें और उसी के अंदर लगे रहे। अगर कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है, तो आप इमीडिएटली अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करने का काम मत करिए। मैंने बहुत सारे देखा है कि कोई दुकान लगाएगा, थोड़े दिनों में सक्सेस नहीं हुई तो वो बंद करेगा, दूसरी लगा देगा। कोई फैक्ट्री लगाएगा, वहां पे सक्सेस नहीं आई तो वो बंद करके दूसरी लगा देगा। भाई, कोई भी एक आइडिया पे अगर आप काम करोगे तो आज नहीं तो कल उसको सक्सेस तो मिलनी है। जैसा मैंने देखा, मुझे यार हिमेश भाई कहाँ विजन था बताइए ना। जब गांव से भाग के निकला और पुणे में आया, तो कभी सपने में सोचा था कि मैं एक मिड कैप इंडस्ट्री लेवल की एक इंडस्ट्री खड़ी कर दूंगा, एक रिटेल चेन खड़ी कर दूंगा। बट ये टाइम के साथ हुआ ना। मेरा फोकस रहा, अपनी ज़रूरतें कम रखी, और पहला काम मैंने अपने बिजनेस का पैसा बिजनेस में रखा, पैशनेट रहा। दूसरा, सबसे ज़्यादा होता है आज की यूथ का जो प्रॉब्लम, वो नशों की तरफ बहुत डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, और यही हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखो, नशे मैंने भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा माइंड ये बोलता है कि जब आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी आप किए जा रहे हो। आप गलत चीज़ भी करते जा रहे हो और अपने मन को समझाते जा रहे हो कि नहीं यार, आज तो कर ले, आज तो कर ले, तो कल तो कभी नहीं आना है। आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस चीज़ को गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, और सही है उसको सही बोलना पड़ेगा। अपने पॉजिटिव माइंडसेट की सुनो, अपने नेगेटिव माइंडसेट को एक बार साइड में रख दो, क्योंकि हमेशा नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन फिर भी आपका कंट्रोल इतना होना चाहिए कि आपके पॉजिटिव माइंडसेट को आगे बढ़ाए। और यूथ के अंदर, बहुत आज की यूथ में जो मैं पोटेंशियल देखता हूँ, जो उनकी ब्रेन देखता हूँ, जो उनका कैलिबर देखता हूँ, वो हम में कभी नहीं था। मैं तो खुला बोलता हूँ। अगर उन्होंने राइट डायरेक्शन में किसी भी कंपनी के साथ, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बन पाए या नहीं बन पाए,
किसी कंपनी के साथ में रह के अगर उन्होंने अपना जीवन बिताने की कोशिश की ना, वो कंपनी आपको एंटरप्रेन्योर से भी ज़्यादा चीज़ें दे देगी, लेकिन आपको उस कंपनी के लिए पूरे जी जान से, पूरी ऑनेस्टी, पूरी ऑनरशिप लेके उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप इस कंजर्वेटिव माइंडसेट में कंट्रीब्यूशन सोचोगे, यार मैं इतना काम क्यों करूं, वो तो नहीं कर रहा है। अरे किसी और से क्यों कंपैरिजन करो? आधी दुनिया तो इसी में पागल है, कंपैरिजन में पागल है। आज की यूथ तो सोचती है, अरे भाई इसने मर्सिडीज ले ली, इसने आज ये ले लिया, आज इसने रेंज रोवर ले ली, आज इसने बड़ी गाड़ी ले ली। अरे उसने एक दिन में ले ली, बहुत टाइम उसके पीछे दिया है, उसने कितना सेक्रीफाइस किया रहेगा, किसी भी टाइम के लिए उसने सेक्रीफाइस किया है, तब जाके ये दिन उसको देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी पैसेंस रखिए, पैशनेट होकर काम करिए, अपना टाइम, प्रोडक्टिव टाइम जो है प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करिए, और कम से कम अपना टाइम सोशल मीडिया पे बिताइए। हमने आपके पास से चीज़ें पकड़ी हैं, प्रेजेंट तक हम पहुँचे हैं, और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। जैसे आपने ब्रांड बिल्ड किया, जैसे आपने खुद को बिल्ड किया, और जो आपकी लाइन मुझे बहुत ही प्यारी लगी कि बिजनेस उस सब का बाय प्रोडक्ट है, राइट। जिस तरीके का आपने एक वॉलंटियर अप्रोच बिल्ड किया, आगे क्या विजन है उस लड़के की जो कभी 17 साल की उम्र में साइकिल चलाता था या 2 वक्त की रोटी के लिए भाग दौड़ कर रहा था? आगे प्रेजेंट क्या है, आजकल फोकस किस चीज़ पे है? पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। इस टाइम पे आपके फोकस एरियाज क्या हैं? कहाँ आपका समय डिवाइड हो रहा है, कहाँ बीत रहा है? मेरा मैक्सिमम समय जो है वो कंपनी के साथ जाता है, टीम की काउंसलिंग में जाता है, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ में लगा हुआ हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की जो एक्सपांशन है उसके लिए मुझे जो नीड थी, क्योंकि अब तक तो मैंने अपने आजू बाजू में और के अंदर मैंने अपने लोगों को डेवलप कर लिया, लेकिन आप जब भी बड़े विजन के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैन पावर मैं जो चाहता हूँ ना, मुझे हमेशा वॉलंटियर अप्रोच वाली मैन पावर चाहिए। तो वॉलंटियर अप्रोच बिल्ड करने के लिए मैंने अपने फाउंडेशन की स्थापना रखी 2020 के अंदर। तो MR सूर्या सोशल फाउंडेशन मैंने अपनी उसकी स्थापना की। उसका कोर जो विजन है उसके अंदर क्लियर है कि मैं ऐसे बच्चों को जो ऐसे रूरल एरियाज में रह रहे, ऐसी जगह पे रह रहे, जो कहीं सरकारी स्कूल में पढ़े या कहीं भी पढ़ लिख के उन्होंने एक लेवल पे तो बड़े हो गए, लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे कुछ टीम के ऐसे जो बच्चे जिनको मैं अपने फाउंडेशन के थ्रू उनका खाना पीना रहना प्रोवाइड करके उनकी 2-2, 4-4, 6-6 महीने की कोर्सेज कराऊं, ट्रेनिंग कराऊं उनकी, और उनके अंदर एक वॉलंटियर अप्रोच तैयार करूं, क्योंकि कैपेसिटी तो उनके अंदर है, कोई तो बंदा चाहिए जो उसको जगा पाए। और मैं उसको अपने MR सूर्या सोशल फाउंडेशन की तरफ से ये करके उनको मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, उनको डेवलप करना चाहता हूँ। ये मेरा कोर विजन है। और उस फाउंडेशन से जो बंदा 2-4-6 महीने मेरे साथ रह के जो बिल्ड हो जाएगा, उसको मैं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दूंगा। हो सकता है वो एक्सपांशन में कहीं मेरे ब्रांचेज हैंडल करेगा, हो सकता है उसके एंटरप्रेन्योर बनने की कैपेसिटी है तो उसको मैं फ्रेंचाइजी खोल के दे दूंगा। क्योंकि मेरे पास तो एक किसी भी बैकएंड में अगर देखोगे तो एक मॉडल चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इकोसिस्टम रेडी है। अब जितने वॉलंटियर प्रॉपरली मुझे मिल पाए, जितने वॉलंटियर मैं डेवलप कर पाऊँ, क्योंकि बिना वॉलंटियर अप्रोच के मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये भी मेरा माइंडसेट क्लियर है। क्योंकि बिजनेस के अंदर जब तक कोई वॉलंटियर अप्रोच के लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक बिजनेस को आप सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा सकते हो। तो मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए मैं ऐसे लोगों को पैरेलली मेरे साथ रख के डेवलप करूंगा, और मैं खुद उनको 1-2 घंटे का टाइम दूंगा। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो भी बंदे मेरे एनवायरनमेंट में रहेंगे वो 2-4-6 महीने में डेवलप हो ही जाएंगे। और अगर वो डेवलप हो गए तो मनी इज द बायो प्रोडक्ट। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, और वो लाइफ में ग्रो करेंगे। तो जो इस फाउंडेशन का पार्ट बना, कोई अगर लड़का जो से रूरल बैकग्राउंड से है, पैसे नहीं थे एजुकेशन के लिए, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सूर्य के साथ ही जुड़े, कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहे वो तब भी वो कर खुद भी कुछ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इस फाउंडेशन के माध्यम से एक ही है कि ऐसे यूथ को मेरा डेवलप करना, और वो यूथ को डेवलप करके समाज को एक ऑनेस्ट और एक नेशनलिस्ट बंदा देना, ये मेरा कोर फाउंडेशन का मकसद है। क्योंकि एक बंदा जो है जब देशभक्त होगा ना, और जब हमेशा देश के बारे में सोचेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। आगे
आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका एक सोशल ट्रांसफॉर्मर वाली साइड है बिजनेस लीडर के साथ साथ, आगे 5 से 10 साल में क्या आपके विजन है, क्या आपके प्लान है विद योर बिजनेस साइड एंड विद योर सोशल साइड? देखिए, मेरा ऑलवेज जो है वो बिजनेस साइड ही रहेगा। सोशल साइड तो मैं जो भी फाउंडेशन के माध्यम से जो काम करूंगा, क्योंकि मुझे यूथ क्रिएट करनी है और यूथ को सेल्फलेस अप्रोच के साथ में खड़ा करना है, वॉलंटियर अप्रोच के साथ खड़ा करना है। क्योंकि मैं बिजनेस से अगर डिस्ट्रैक्ट होऊंगा ना, तो मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। फॉर श्योर। क्योंकि आप इम्पैक्ट किसी भी तरीके से लेके आओ, मैं बिजनेस करके भी इम्पैक्ट ही ला रहा हूं। तो मुझे बिजनेस करते करते अगर मैं इन चीजों को सही तरीके से अलाइन करके अपने एक्सपेंशन को सही तरीके से लेके जाऊंगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाऊंगा। एज अ बिजनेस क्या है आगे 5-10 साल की विजन? डेफिनेटली आगे जाके आपको ये कंपनी जो है नेक्स्ट लेवल पे दिखेगी। मैंने हमेशा अपनी जो भी सोचता हूँ, जो एक्सपांड करता हूँ, वो करने के बाद ज़्यादा बोलता हूँ मैं एक्चुअली। और वैसे भी ग्रेजुअली हम लोग एक्सपांड कर ही रहे। हर साल हम अभी करेंटली 2-4 स्टोर हम लोग सालाना खोलते हैं। अब आगे जाके इसकी स्पीड और बढ़ेगी और फ्यूचर में इस कंपनी को आप नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, क्योंकि मैंने ये कंपनी अपने लिए नहीं बनाई है। मैं रहूँ ना रहूँ, ये कंपनी चलती रहनी चाहिए। इसकी वजह से मैं इस कंपनी की फाउंडेशन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग बनाई है। उसका व्यू, विजन, उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। और जो टीम मेंबर भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी बंदे जो है ना, वो इस कंपनी को चलाने के लायक बने, उसको बनाया है। तो इतना क्लियर विजन के साथ हम लोग चले हैं और इतनी लंबी जर्नी हमने जी है, तो डेफिनेटली आगे इसके एक्सपांशन भी रहेंगे। इसके आगे आपको टाइम टू टाइम इसकी जर्नी और सुनने को मिलेगी भी, ताकि हम लोग बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर कर पाए। वेरी नाइस। आपने मैं एक अपना यहाँ पे थॉट शेयर करता हूँ, बड़ा अच्छा क्लोजर हो सकता है इस पे हमारा, कि जो आपने बात बोली ना, जो श्री भगवद गीता में भी कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो जब मैं अपने 20s में था, तो मेरी बहुत डिबेट थी इस लाइन पे। मैं मानने को तैयार नहीं था कि भाई फल की इच्छा क्यों ना करूँ, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे गोल्स, एम्बिशन है, सारा कुछ है। ओवर द टाइम अब मैं इस लाइन का सुपर बिलीवर हूँ और आपसे 100% अग्रीमेंट करता हूँ। रीज़न बीइंग कि मैं ये समझा कि वो लाइन कहना क्या चाह रही थी। वो लाइन गोल्स के अगेंस्ट नहीं थी, एस्पिरेशंस के अगेंस्ट नहीं थी। वो लाइन ये थी कि अपनी अटैचमेंट प्रेजेंट के साथ, काम के साथ करो, क्योंकि वही तुम्हारे कंट्रोल में है। वो है जो जिस पे तुम 100% फोकस कर सकते हो। फल इज़ अ बाय प्रोडक्ट जो बाद में आना है। और आप पूरे पॉडकास्ट में जो बिजनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट कह रहे हो, वो आपकी जर्नी ने प्रूव भी किया है। और इस लाइन की एक और टेस्टिमोनी है। पहले तो मैं डिबेट करता था इस लाइन पे, अब अग्री करता हूँ, तो डिबेट का सवाल ही नहीं है। और आई वुड से कि एक टेस्टिमोनी है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, स्वार्थी मत बनो, पर स्वार्थ पूरा होगा। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें चाहत से अटैच नहीं होना, तुम्हें काम से अटैच होना है। थैंक यू सो मच रमेश जी, प्लेजर हैविंग यू हियर। बहुत कुछ सीखने को मिला, आई एम श्योर मुझे भी और ऑडियंस को भी। और आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। आपकी जर्नी से सीखने बैठे तो 100 चीज़ें निकलें, 200 चीज़ें निकलें, लेकिन मैं कहूँगा कोई 3 चीज़ें भी उठा ले और आज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, तो उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट ये बन सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं तो आपका थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे बुलाया और जिस तरीके से आपने ये पॉडकास्ट किया और जो थॉट के साथ आपने किया, जो आइडियोलॉजी के साथ आपने किया, वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि मैं क्या होता है, इमेज हम लोगों से मिलते भी है, प्रोसेस, थॉट प्रोसेस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आप इस विचारधारा को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप पहुंचा रहे हो, घर घर तक पहुंचा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें तो इसमें ज़्यादा आपसे मिलकर हमको ज़्यादा खुशी हुई, ना कि मुझे अपने स्टोरी को बताने में ज़्यादा खुशी हुई। नहीं, थैंक यू सो मच। और ऐसी कहानियाँ लोगों के सामने आनी चाहिए, बहुत इंस्पायर करती है। जब हम देखते हैं कि किसी ने उसको जिया है और हम भी उसको जी सकते हैं, वही कॉन्फिडेंस और एक बिलीव बनता है, और वही कोशिश है। और थैंक्स टू गेस्ट लाइक यू जो इस कोशिश में हमारा साथ देते हैं और लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। यू ऑल्सो, आपने भी बहुत अच्छे से उसको कवर किया। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इस चैनल के थ्रू पिछले 12 साल से मैं इसी कोशिश में हूं कि आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट आ पाए, एक डिफरेंस आ पाए, आपकी लाइफ में एक चेंज आ पाए। कभी वीडियोस के थ्रू, कभी पॉडकास्ट के थ्रू मैं इस मिशन पे लगा रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।